इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कोई बता रहा होता है कि बचपन से ही और वो अपनी ताकत के लिए जाना जाता था और वो इतना ताकतवर था कि वो गांव के अंदर हर एक जितने भी बड़े आदमी होते थे उनको भी पंजे में हरा देता था। और वो भी बस वो 15 साल का भी नहीं हुआ था तब की बात है। लेकिन एक दिन किसी अनजान कारण से वो वापस गांव में आया, लेकिन उसको चोट लगी हुई थी और उसकी याददाश्त भी जा चुकी थी। और कोई कहता 1 मिनट, और कोई यहाँ पर बेहोश हो चुका है। और ये उसका नसीब अच्छा था कि जिसके कारण कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छे दिल वाले गवर्नर से मिला और उसके लिए काम कर 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 वो बड़ा होता रहा। और कोई बोल रहा था डाइव्यूंग, और तुम अपने आप को ज्यादा हार्ड वर्क मत कराओ और थोड़ा आराम करना भी याद रखो। डाइव्यूंग कहता है कि नहीं, और मैंने बस अभी भी काम करना शुरू किया तो आप चिंता मत कीजिए। पीछे वाला गवर्नर कहता है कि ये सारे जितने भी पहाड़ों के पेड़ है तुम्हारे कारण एक दिन गायब हो जाएंगे यार। और भले सोंग डे वुंग उसने अपनी याददाश्त खो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसकी नई जिंदगी गवर्नर के साथ में अच्छी चल रही थी। और डाइवुंग कहता है कि हाँ, और मुझे लगता है कि आपको ये देखना होगा कि आखिर मैं जीतता हूँ या फिर ये पहाड़ के पेड़। लेकिन एक दिन जब डाइवुंग 15 साल के ऊपर का हुआ तो गवर्नर अचानक से मर चुके थे और बाद में उसकी जो इकलौता वो परिवार बचा था वो भी कहीं और चला गया और डाइविंग वहां पर अकेला रह गया था उस घर में। और वो अभी भी लकड़ियों को काटे जा रहा था। डाइविंग लकड़ियों को काटते हुए कहता कि मैं आपकी दया को हमेशा पूरी तरह से चुकाऊंगा और मैं अच्छे से और मेहनत करके जीऊंगा। और ऐसे ही साल बीतते रहे और बहुत ज्यादा मेहनत करना बिना रुके रुके। और डाइविंग जो कि अब 25 साल का हो चुका था, उसने सारी चीजें सॉर्ट आउट कर ली थी बस एक चीज के सिवाय। लेकिन वो एक चीज थी कि उसको अभी तक अपनी बीवी नहीं मिली थी और वो अपने लिए बीवी ढूंढ नहीं पाया था। वो कहता कि अरे यार, और इस गांव में कोई भी नहीं है जो कि मेरी बीवी बनने के लायक है यार, और एक भी नहीं। और उसका जो बैचलर रोड उसकी जो आदत थी ताकि वो अपने खुद की जो एबिलिटी है दूसरे लोगों को जज नहीं कर सकता था ठीक से, और सभी लोगों को वो बहुत ही ज्यादा अलग स्टैंडर्ड से देखता था और किसी को भी अपने लायक समझता ही नहीं था। वो कहता है ठीक है चलो, और अगर मैं दूसरे गांव में जाऊंगा तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि मुझे खुद के लिए अच्छी बीवी मिलेगी, और चलो कुछ भी हो और भले कुछ भी हो जाए। और जब उसने एक दूसरे गांव में जाने का सोचा तो उसको एक बहुत ही ज्यादा अच्छी दुल्हन दिखी उसके लिए। और उसने अपने आप को एक औरत के सामने देखा जिसको चोट लगी हुई थी, और वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसा ये इंसान शुरू में दिख रहा था जब उसको चोट लगी थी सबसे पहली बार जब वो गांव में आया था। और उस औरत की हालत खराब होती है और डाइवोंग कहता है कि हाँ, और वो औरत अभी भी आगे जाई जा रही होती है। और एक बड़ी औरत जिसके कोई विलेज में अकेले आते हुए देखकर, और उसके हाथ में एक तलवार भी थी और इसलिए दूसरे जितने भी गांव के लोग थे वो उसको अवॉइड कर रहे थे और डरते हुए कि वो एक मोरिम की दुनिया की इंसान होगी। लेकिन और डाइवोंग जो कि बस पहली नजर में ही उसको देखते उसके प्यार में पड़ चुका था, उसने उसको प्रपोज कर दिया उस लड़की को। और वो भी उस दिन जिस दिन उस लड़की ने अपने आप को विधवाओं के घर में शामिल कर लिया था, मतलब कि वो शादी नहीं करने वाली थी कभी जिंदगी भर। और डाइविंग उसको देखता और वो लड़की कहती नहीं। डाइविंग कहता क्या, आखिर क्यों? और बेग जिन, और वो अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिताने पर एकदम क्लियर थी और उसने क्लियर डाइविंग को मना कर दिया था रिजेक्ट कर कर। लेकिन डाइविंग वो कोई ऐसा नहीं था जो कि कभी हार माने। हम देखते कि एक दिन वो सुअर हाथ में लेकर उससे प्रपोज करने आता और कहता कि मेरी बीवी बन जाओ। और एक दिन जब वो दूसरे दिन कहीं पर घोड़े पर जा रही होती तो वो कहता मेरी बीवी बन जाओ। और आगे वो किसी दिन फिशिंग कर रही होती और वो डाइवुंग एक बड़ी सी मछली लेकर आता है, कहता प्लीज मेरी बीवी बन जाओ। और वो लड़की कहती बकवास बंद करो। और बर्फ के दिनों में भी वो कहता प्लीज, और अगर तुम बस मुझ पर एक एहसान कर दो, मेरी बीवी बन जाओ, तो मैं सच में बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार रहूंगा। तो वो लड़की कहती दफा हो जाओ। और भले ही एक पेड़ कितना भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन बस डाइवुंग के हाथों से 3 बार कुल्हाड़ी खाकर ही वो पेड़ गिर जाता था। लेकिन जो ये जिन थी, ये बिल्कुल भी मतलब कि 10 बार 30 बार जितने भी बार प्रपोज किया वो हमेशा मना ही कर रही थी। और अंत में यहाँ तक कि जो गांव के लोग भी थे वो भी उस औरत के आसपास में जाने लगे और उसको मनाने लगे कि तुम हाँ कर दो। हम देखते कुछ औरतें बोल रही थी कि मुझे लगता है कि अब इतना काफी और तुम्हें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और अगर अब तुम इसके बारे में सोचो तो डाइवोंग के जैसा हमारे गांव में और कोई नहीं होगा, और वो सच में एकदम अच्छा दयालु और ताकतवर इंसान है जैसा हर किसी को चाहिए होगा। और इससे पहले कि वो थक कर हार मान ले उसको तुम अपने साथ में रख लो। हम देखते हैं कहीं पर डाइवोंग एक पेड़ पर बैठा होता है और कहते हैं कि मैं एकदम कचरा हूँ यार, और नहीं मैं कचरे से भी गया गुजरा हूँ, और मैं बस इसी तरह से बूढ़ा हो जाऊंगा और पेड़ काटते हुए मर जाऊंगा यार। और आगे वो लड़के आते हुए कहते कि 120 बार। डाइवोंग कहता हाँ आखिर बेग जिन, और क्या हुआ, और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिन कहते कि ये 120 बार होगा और अगर तुम एक और बार मुझे प्रपोज करोगे, और हाँ भले ही कोई भी इंसान कितना ही ज्यादा बुरा क्यों ना हो लेकिन उनको, और भले ही कोई इंसान कितना भी ज्यादा बेकार हो लेकिन अगर वो तुम्हें 120 बार प्रपोज करे तो तुम्हें उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और मैं यही सोच रही थी। और डाइवन वहां पर वो सुनकर चौंक जाता है। जिन कहते आके तुम क्या कर रहे हो? और डाइवन कहता प्लीज मेरी बीवी बन जाओ, और वो कहते ठीक है। और आखिर 120 बार प्रपोज करने के बाद में डाइवुंग फाइनली उसको जीत पाया था और उसको अपनी बीवी बना पाया। और शादी के बाद में डाइवुंग जो कि अपने सारे पैसे बचाया करता था, उसने सारे पैसे इस्तेमाल कर दिए और एक इन बना ली थी। और समय चलता रहा और उनके प्यार का पहला रिजल्ट और उनका सबसे पहला बेटा हुआ, और जिसका नाम की संग वो मुन था। और जो डाइवुंग था और जिन वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे और उनकी खुशी की कोई लिमिट ही नहीं थी। लेकिन
जो जिन थी उसकी बॉडी ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा नाजुक थी और बच्चा पैदा करने के बाद में तो और भी ज्यादा कमजोर, उसकी हालत खराब होती रही। और जब उसके दूसरे बेटे वू कैंग का जन्म हुआ उसके बाद से तो उसकी बॉडी और भी ज्यादा बेकार हो चुकी थी और वो बस यहाँ पर ठीक से उठकर ताजी हवा खाने के लिए भी उठ नहीं सकती थी। और डाइव्यूंग जिसने कि अपना पूरा पैसा खर्च कर दिया था, जितना भी उसका पैसा उसको इनसे मिलता था सब उसकी बीवी की दवाइयों के लिए खर्च करता था। और हम देखते हैं उसकी बीवी बोल रही थी सॉरी मेरे कारण, और क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है। तो डाइव्यूंग कहता नहीं नहीं, और आखिर एक मर्द क्या ही काम का अगर वो अपने बीवी के मेडिकल बिल को भी हैंडल ना कर सके। और तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम बस अपनी हेल्थ पर फोकस करो, समझ गए। और उसकी बीवी रोते हुए कहती थैंक यू, और डाइव्यूंग भी रो रहा होता है। और हम देखते हैं कि जब जिन और डाइवोंग वो दोनों इस तरह से एक दूसरे का मदद कर रहे थे, जिन बीमारी में ग्रस्त थी तो उनके दोनों बच्चे काफी ज्यादा तेजी से बड़े हो रहे थे। जो सबसे पहला बच्चा था बड़ा भाई वो मुन, और वो एकदम एग्जैक्टली उसकी माँ के जैसे था और उसके लुक्स भी अच्छे थे और साथ ही में उसकी बॉडी भी बहुत ज्यादा अच्छी थी और वो स्मार्ट भी था। और हम देखते हैं कि वो कहीं पर एक पेड़ पर होता है और उसके पिताजी कहते हैं ओए मैंने तुम्हें कहा ना एक खतरनाक है और जल्दी से तुरंत नीचे आ जाओ। लेकिन एक ही उसकी बुरी चीज ये थी कि वो बहुत ही ज्यादा चालाक और बहुत ही ज्यादा गुस्सैल बच्चा था। तो बच्चा कहता ये इतना भी खतरनाक नहीं है और ये बस तुम्हारे जैसे मोटे लोगों के लिए खतरनाक है, समझे पिताजी। और उसका पिताजी कहता क्या मोटा, ये बच्चा कहेगा। और हम देखते हैं कि जो वो मून था वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि दयालु था और वो अपने ओपिनियन को एकदम तुरंत मुंह पर बोल देता था, बिल्कुल भी शर्माता नहीं था। और अगर उसे कोई चीज पसंद नहीं आती थी तो वो ये तुरंत सबको बता देता था कि उसको ये चीज पसंद नहीं है। और हम देखते हैं कि वो उसका पिता कहीं पर उसकी मम्मी को बोल रहा होता है कि हाँ, और उसके पास उसकी मम्मी के लुक्स तो है लेकिन पर्सनालिटी नहीं है। तो वो मम्मी बोल रहे थे कि यहाँ तक कि मैं भी वैसी ही थी जब मैं बीमार होने से पहले, और लगता है कि बीमारी किसी के भी इंसान की पर्सनालिटी बदल सकती है नहीं। और इसी तरह से वो मन जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्थी और ताकतवर था और वो धीरे धीरे कमजोर बनने लगा उसकी माँ की ही तरह, और उसकी पर्सनालिटी भी उसके साथ में गायब होने लगी। मतलब कि जो बड़ा भाई था वो धीरे धीरे कमजोर हो गया। और हम देखते हैं कि कहीं पर उसका पिता बोलता है वुमन तुम ठीक तो हो ना। और वुमन कहता हाँ मैं ठीक हूँ फादर, और उसको खांसी आई जा रही होती है। उसका पिताजी कहता आखिर वो बच्चा जो कि इधर उधर भागता रहता था इतना कमजोर कैसे हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जो दूसरा बेटा था छोटा बेटा वो कैंग, और वो कैंग तो उसके भाई का एकदम ऑपोजिट ही था और उसके अंदर कोई अच्छी क्वालिटीज नहीं थी, ना ही उसके माता पिता की किसी की क्वालिटी नहीं। और वो ताकतवर था और वो इजीली 3 या 4 साल उससे बड़े जो बच्चे थे उनको भी आराम से हरा देता था। और उसके भाई के जितना वो समझदार नहीं था। और जब वो मून 10 का हुआ तो वो कैंग 7 साल का हुआ, और वो लोग एक मार्शल आर्टिस्ट ग्रुप की नजरों में आ गए थे जो कि एक दिन रात के लिए उधर रुकने के लिए आए थे। आगे हम देखते हैं कि एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था कि इस बच्चे की बॉडी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और अगर वो हमसे ट्रेनिंग लेगा हमारे मार्शल आर्टिस्ट ग्रुप से तो वो बहुत ही ज्यादा महान इंसान बन सकता है। और जब उनका पिता होता कि बहुत अच्छे मेरे बेटे, और अगर तुम इस मोरिम की कम्युनिटी के बहुत ज्यादा अच्छे हिस्सेदार बन सकते हो तो कोई भी तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, बहुत अच्छे वो कैंग। और आगे कहता तो हवासान के मार्शल आर्ट ग्रुप प्लीज मेरे बच्चे को सिखा दो। और दोनों बच्चे बोलते कि हाँ। हम देखते हैं कि वो जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो कहता है कि मुझे डर है लेकिन ये बच्चा नहीं, और भले उसकी आंखें चमक रही हो लेकिन उसकी बॉडी कमजोर दिख रही है और वो पक्का 5 दिन के अंदर ही है ना गिर जाएगा ट्रेनिंग से ही। और आगे कोई कहता है कि हाँ क्यों, लेकिन ऑफकोर्स उसकी बॉडी अभी कमजोर धीरे धीरे हो रही है। एक बंदा कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो हम वो कैंग को अपने साथ में ले जा सकते हैं हमारे तरीके से सिखाने के लिए, लेकिन दूसरे को नहीं, बड़े वाले भाई को नहीं। और इसी के साथ में वो बाप और बेटा तो उदास होते। और आगे हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और जो छोटा भाई होता है वो कैंग वो कहता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा पिताजी। और आगे वो कहता है ब्रदर और मैं जल्दी आ जाऊंगा। उसका भाई भी कहता है कि हाँ और अपना ध्यान रखना। और इसी के साथ में दोनों भाई अलग हो जाते हैं। वो कैंग वहां से चला जाता है और भले वो मून की बॉडी और कमजोर होती जा रही थी लेकिन वो अपने दिल से कुछ खेल नहीं सकता था, ना ही उसने कभी कभी कंप्लेन की और ना ही रोया। और भले कितना भी उसको बीमारी लगती थी लेकिन वो अपने माता पिता को कुछ बताता नहीं था, और इस डर से कि उनको चिंता हो रही होगी। और यहाँ तक कि वो हमेशा अपनी मम्मी की हेल्थ की ही चिंता करता रहता था और उनसे ही पूछता रहता था। और भले उसने कितनी भी ज्यादा मेहनत की हो कि वो दूसरों की नजरों में कमजोर ना दिखे, लेकिन इस बार वो ये सह नहीं पाया और वो रो रहा था। और यहाँ तक कि वो मून और वो कैंग वो दोनों ही अपने मार्शल आर्टिस्ट की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए थे मुरिम की कम्युनिटी के अपनी मम्मी से, और उनके लिए हवासान ग्रुप को असली जिंदगी में देखना बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका था। और उसके पिताजी कहते क्या तुम्हें सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है? तो वो मून कहता है कि नहीं पिताजी, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं सोने जा रहा हूँ। और इसी के साथ में वो चला जाता रोते रोते, और वो एक जगह पर रो रहा होता और कहता है कि आखिर मैं दूसरों से इतना कमजोर क्यों, और आखिर मुझे इतना ज्यादा दुख क्यों देखना पड़ रहा है, और आखिर मैं उस मार्शल आर्टिस्ट ग्रुप में क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ। और जिस दिन हवासान की चॉइस ये ली गई थी तो इन दोनों ही बच्चों की नसीब बदल चुका था, तकदीर। और हम देखते हैं कि जो उसकी मम्मी होती है वो उसके पिताजी से बोल रही थी कि डियर और मुझे चिंता हो रही है, और मुरिम वो कोई इतनी भी अच्छी जगह नहीं हो रही है, बहुत ही ज्यादा ठंडी और खतरनाक जगह है। उसके पिताजी कहते भूल जाओ यार, और वुमन ऑलरेडी वहां पर जाना चाहता था और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। तो उसकी मम्मी कहती मुझे चिंता हो रही कि वो कैंग जो कि उनको फॉलो कर कर गया है
लेकिन साथ ही में मुझे वो मून की भी चिंता हो रही जो कि यहाँ पर अकेला रह गया है, और मैं बस इन दोनों को ही अच्छे से और नॉर्मल जिंदगी जीना देखना चाहती थी। तो पिताजी कहते 1 मिनट चलो, और मैं जाकर कुछ पक्का करता हूँ कि मैं वो मून के लिए अच्छे से कुछ खाने के लिए बनाऊँ और तुम यहाँ पर आराम करो। और इसी के साथ में वो बाहर जाता है, और हम देखते हैं कि बाहर से कुछ दरवाजा खटखटाता है। वो कहता क्या, और अभी ये आधी रात को ये लाइट कहाँ से आ रही है इतनी। और जब वो दरवाजा खोलता है तो वो देखकर चौंक जाता है और वो जोर से चिल्लाता है, और वो मून कहीं कोने में रो रहा होता है और वो भी कहता पिताजी, और आखिर क्या हुआ पिताजी। और ऐसा बोलते हुए जब वो बाहर जाता है, वो बाहर जाते हुए देखता है कि उस दिन ये दोनों बच्चों का ही नसीब बदल चुका था, और जो कि वासन ग्रुप ने चॉइस बनाई थी। और हम देखते हैं कि बाहर एक इंसान होता है जो हवा में उड़ रहा होता है, और साथ में यही दिन था जब वो मून किसी ऐसे से मिला जिससे उसकी भी नई तकदीर लिखी गई। और सामने एक इंसान हवा में उड़ रहा होता है और हंस रहा होता है, और वो मून भी उसको देखता है और कहता आखिर ये क्या। और संग वो मून होता है। उसके पिताजी जब दरवाजा खोलते तो एक आसमान में एक इंसान उड़ रहा होता है। और अब अभी का सीन देखते जहाँ पर कि उसके पिताजी के सामने वो आदमी जमीन पर आता है और उसके पिताजी कहते वाह। और वो मून कहता है कि 1 मिनट, और एक सेंट या फिर सेज बोलो, जो कि बहुत ही ज्यादा कल्टीवेशन के लेवल में बहुत ऊपर आने पर होते हैं। और तभी वो भागते हुए नीचे जाता है, और जब वो पीछे से देख रहा होता है तभी वो बुढ़ा आदमी कहता है कि बच्चे, और मुझे भूख लग रही है और मुझे खाना खाना है, और क्या तुम मुझे बस ऐसे नूडल्स का एक कटोरा ला कर दे सकते हो। और तभी जो वुमन के पिताजी होते हैं वो कहते ठीक है चलो मैं तुरंत लेकर आता हूँ, और वुमन जल्दी से इनको हमारे रेस्टोरेंट के सबसे बेस्ट सीट पर लेकर जाओ। वुमन कहता ठीक है पिताजी, और प्लीज मुझे फॉलो कीजिए अंकल। और वो बुढ़ा आदमी उसके साथ में आता है, और आगे वो बैठता हुआ खाना खाता और कहता थैंक यू बच्चे। और वुमन कहता कि हाँ वेलकम। और आगे वो बुढ़ा आदमी जब खाना खा रहा होता है, वुमन मन में सोचता मुझे लगता है कि यहाँ तक कि जो महान सेज होते हैं उनको भी खाना खाने की जरूरत होती है। और आगे वो सेज कहता तो आखिर कितना पैसा हुआ। वुमन के पिताजी कहते नहीं नहीं मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, और बस आपको खाना खिलाना ही हमारे लिए गर्व की बात है, और मैं आपसे पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो प्लीज आपका सफर सुरक्षित रहे। तो वो सेंट कहता है कि भले ही मैं गरीब हूँ लेकिन मैं ऐसे ही नहीं जा सकता, और क्या तुम मेरे लिए बस एक पेपर और ब्रश ला कर दे सकते हो। और आगे उसका पिताजी कहता है हाँ बिल्कुल। और वो कहता है वो मन में सोचता है क्या वो मुझे किसी तरह का गुड लक लिख कर देने वाला है क्या। और वो जाते कहता हाँ प्लीज एक पल रुकिए। और वो भागते हुए मन में सोच रहा था कि मेरी बीवी, और मुझे उससे कहना होगा कि वो मेरी बीवी की अच्छी हेल्थ के लिए कुछ लिख कर दे, और साथ ही में हमारे सबकी हेल्थ के लिए भी। और वो मुन उस बुढ़े आदमी को देख रहा होता है। वो सेज कहता है कि तो क्या मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता हूँ। वो मुन कहता है हाँ मैं माफी चाहता हूँ। और वो सेज कहता है ओह, और देखने से लगता है कि तुम सच में मार्शल आर्ट सीखना चाहते थे, और आखिर किस तरह से कि तुम इसके लिए रो भी रहे थे। वुमन कहता क्या, और आखिर आपको कैसे पता। और वो सेज हंसने लगता है, और तभी वुमन के पिताजी वहां पर एक ब्रश और कागज लेकर आते हैं और कहते ये रहा। तो वो बुढ़ा आदमी कहता थैंक यू, और मैं आपको एक पेंटिंग बनाकर देना चाहता हूँ मेरी अपनी स्किल्स से, ताकि आपने मुझसे पैसे नहीं लिए उसके लिए। और वो उसके वुमन के पिताजी कहते आप कुछ मंत्र नहीं लिख रहे लेकिन एक पेंटिंग। और इसी के साथ में वो बुढ़ा आदमी उस कागज को हवा में उठाता है और किसी तरह की पेंटिंग करने लगता है। और उसकी जो पेंटिंग होती है वो एक ही बार में उसने ब्रश घुमा घुमा के पता नहीं कैसे बना दी होती है। वुमन कहता है 1 मिनट, और मैंने ब्रश को उस दिशा में जाते हुए तो नहीं देखा, और क्या ये भी सेज की एक ताकत में से एक है। और वुमन के पिताजी भी देख रहे होते। और आगे वो सेज कहता चलो, और अब ये कंप्लीट हो चुका है, और मेरी पेंटिंग ये एक मेरे तुम्हें शुक्रिया बोलने का तरीका, और मुझे उम्मीद है कि तुम इसको अच्छे से रखोगे, और अब मैं जाता हूँ। और वुमन के पिताजी वो पेंटिंग देखते हुए कहते थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी वो कहता 1 मिनट रुको, और प्लीज सेज, और मुझे अपना नाम बता दीजिए एटलीस्ट। तो वो सेज जाते हुए कहता कि आखिर तुम एक भुला दिए गए हुए बुढ़े आदमी का नाम जानकर क्या ही करोगे, और प्लीज मुझे एक सेलेस्टियल मास्टर के थ्रेड के रूप में याद रखना। तो वुमन के पिताजी कहता सेलेस्टियल मास्टर के थ्रेड। और वुमन वहां पर उस पेंटिंग को देख रहा होता है, और उसको आवाज आती है कि जो एक धर्म की एनलाइटमेंट होती है, और साथ ही में एक धर्म की जो ड्यूटी होती है वो किसी भी के लिए अच्छी या फिर बुरी नहीं हो सकती, लेकिन सेम समय पर वो सभी के लिए अच्छी या बुरी भी हो सकती है। और भले ही कोई ओमनीसेंट है लेकिन वो एनलाइटमेंट नहीं पा सकता, और अगर किसी को एनलाइटमेंट मिले तो वो भी ओमनीसेंट नहीं हो सकता। और यहाँ तक कि भले ही किसी को ये दोनों ही मिल जाए लेकिन फिर भी उसको एक सेंट नहीं बुलाया जा सकता। वो मन में सोचा क्या ये सेज की आवाज है। और आगे वो सेज कहता फाइनली ये इस ओल्ड मॉन्क का इस दुनिया में जो काम था उसका एक अंत आ चुका है। और ये सारे जो शब्द वगैरह थे जो कि बस वुमन ने अकेले ही सुने थे, और ये उस ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर की मूवमेंट थी जो कि उस पेंटिंग के अंदर थी। लेकिन वुमन वो समझ नहीं पाया था कि आखिर एक सेलेस्टियल मास्टर का थ्रेड, और आखिर ये था क्या, और आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा था। और जो शब्द थे वो सारी चीजें, ये पेंटिंग अचानक से वुमन के लिए जैसे जिंदा हो चुकी थी। और जैसे ही उसने इस पेंटिंग को देखा, यहाँ पर 2 तरह के मार्शल आर्ट थे जो कि उस पेंटिंग से कोई पा सकता था। और एक था कि स्वॉर्डमैनशिप, जिसके अंदर की बहुत ही ज्यादा आसमान की और डिवाइन हेल्प थी, और साथ ही में एक धरती और आसमान की स्वॉर्डमैनशिप। और उन्होंने वुमन को अपनी कभी ना खत्म होने वाली दुनिया में इन्वाइट किया इस पेंटिंग के अंदर। वुमन के पिताजी कहते वुमन, और आखिर क्या हुआ। तो वुमन कहता पिताजी ये पेंटिंग ये जिंदा है और हिल डुल रही है। उसके पिताजी कहते क्या, पेंटिंग जिंदा और हिल रही, क्या बकवास है। और वुमन उस पेंटिंग को देख रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। और उस दिन के बाद से
वुमन जिसने कि अपना पूरा समय उस पेंटिंग को देखते हुए बिताता रहा वो, और अब उसकी उम्र 20 साल की हो चुकी है और अब वो वापस ताकतवर भी हो चुका है, पहले जैसा कमजोर नहीं है उसका शरीर। और जब वो पेंटिंग को देख रहा होता तभी उसके सिर पर एक डंडा पड़ता है और उसके पिताजी कहते हैं, तुम पैथेटिक बच्चे, और आखिर मुझे तुम्हें कितनी बार मारना होगा ताकि तुम अपने होश में आओ। हाँ? और वुमन अपना सिर पकड़ते कहता, पिताजी दर्द हो रहा है और बस रुक जाओ। और उसके पिताजी कहते, तुम बेवकूफ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की। और वुमन वापस उस पेंटिंग को देखने लगता है, तो उसके पिताजी उसको एक और मारते कहता, वापस वापस तुम मार खाते हुए भी इस पेंटिंग को देख रहे हो, और भले तुम कुछ सीख नहीं सकते अपने भाई से, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट अपने उस दूसरे हमारे पड़ोसी जो बहुत ही ज्यादा बेकार बच्चा उससे तो बेहतर होना चाहिए नहीं। और आगे वुमन वहां से भागने लगता है। उसके पिताजी कहते, ओए आखिर तुम कहाँ भाग रहे हो। और दूसरे जो लोग रेस्टोरेंट में खा रहे होते, एक बंदा कहता, हाँ वो बंदा वापस शुरू हो गया यार। दूसरा बंदा कहता, उसको ज्यादा मत मारना। वुमन के पिताजी कहते, तुम तो ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें पता नहीं वो इडियट कैसा है। और वुमन कहीं पर भाग रहा होता है, और भले ही वो पेंटिंग के कारण वुमन की बॉडी बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी, लेकिन हम देखते हैं कि वो भागते हुए बोल रहा था कि पिताजी बहुत बुरे यार, और मुझे पेंटिंग को देखना होगा। लेकिन वुमन का जो माइंड था वो उसकी बॉडी से एकदम उल्टा हो चुका था, और वो पूरी तरह से जैसे गायब ही हो गया था, और वो गांव के एक इडियट और एक बेवकूफ में बदल चुका था। और हम देखते हैं कि वो भाग रहा होता है, और तभी सामने एक इंसान उसको एक मुक्का मारते कहता, आखिर ये बेवकूफ कौन है। और तभी वुमन नीचे गिरता है और वो कहता है, तुम घटिया इंसान कहीं के, और हमारी मिस्ट्रेस को तुम्हारे कारण चोट लग सकती थी। और वुमन वो देखता है, सामने वाला एक बंदा कहता, आखिर वो किसे घूर रहे हैं। दूसरा बंदा कहता, उठ जाओ तुम इडियट कहीं के। और वुमन वहां पर उस औरत को देख रहा होता है। तभी एक बंदा कहता है कि संग वुमन, तुम घटिया इंसान कहीं के, और चलो हम तुम्हारा एक एग्जाम्पल बनाएंगे। और तभी वुमन वहां से भागने लगता है, तो वो दूसरी जो औरत होते हुए कहते हैं, उसको जाने दो, और अभी हमें कमजोर पर ऐसे ताकत दिखाने का कोई हक नहीं है, और ये बिल्कुल भी सही चीज नहीं। और जब वुमन भाग रहा होता है तभी सामने एक और इंसान आता है और वो उसको लात मारता है और कहता है, हाँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे जैसे पागल इंसान की मेरे सामने आने की भी। और आगे वो उस औरत से कहता, तुमसे मिलकर अच्छा लगा योन। और योन कहती कि हाँ एसॉल। तो वो आदमी कहता, क्या आखिर तुमने क्या कहा। योन कहती कि हाँ, और क्या तुमने मुझे कुछ बोलते हो सुना क्या। तो आगे वो दूसरा आदमी कहता, नहीं नहीं, लगता है कि मैंने कुछ गलत सुन लिया था। और आगे वो कहता है, चलो, और अभी हमारे यहाँ पर अगले 10 दिनों के बाद में गिरोंग प्योंग के अंदर जो एक जगह का नाम है, वहां पर एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है, और पूरे मुरिम की दुनिया वो मैच देखने वाली है। तो तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में योन सी। तो योन कहती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। सामने वाला आदमी कहता है, जियोंग वांग का बेग सेंग, और जो कि सबसे महान वॉरियर्स में से एक कहा जाता है इस दुनिया के, और साथ ही में एक बढ़ते हुए 6 महान हीरो जो कि एक भाला चलाने वाला हीरो, वो भी वहां पर आने वाले हैं, और इन दोनों के ही मैच को देखने के लिए। और यहाँ तक कि दूसरे जो मास्टर है जो कि इतने समय से परछाइयों में थे, वो भी अभी यहाँ पर उस समय आने वाले ऐसा कहा जाता है। और तुम्हें नहीं लगता है कि हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। योन कहते हैं कि मैं वही करूंगी जो मेरी मर्जी होगी, और तुम अपना नाक बाहर रखो मेरे बिजनेस से। और आगे कहते, चलो चलते हैं। और वो दूसरा आदमी वो देखता है, और वो वुमन की तरफ देखता है, और वुमन वापस कुछ सोचते हुए पागलों की तरह हंस रहा होता है। वो आदमी कहता है, ये बेवकूफ, सच में इसका दिमाग खराब हो चुका है नहीं। आगे हम देखते हैं कि वुमन के पिताजी कहीं पर रात को बैठे होते हैं, और वो कुछ हिसाब किताब करते हुए कहते हैं कि हमारा बिजनेस इस बार भी काफी ज्यादा लॉस में जा रहा है, और इस तरह से तो मैं दवाइयों के खर्चे को नहीं उठा पाऊंगा। और वो कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सर्दियों के मौसम से भी नहीं निकल पाएंगे। और वो वुमन की तरफ देखते हुए कहता कि ये वुमन इडियट कहेगा, और जब मैं उसकी उम्र का था तो मैं कितना सारा पैसा बचाता था यार, और ये कितना किसी काम का नहीं, और उसने मेरी आज बिल्कुल भी मदद नहीं की अब तक। और ये पेंटिंग, अगर इस पेंटिंग के कारण नहीं होता, और पहले मुझे लगा था कि ये पेंटिंग उसकी सेहत को वापस ठीक करने में मदद कर रही है, लेकिन किसी तरह से उसका दिमाग कमजोर होता गया। और आगे उसके पिताजी मन में सोचा कि मैं क्या, मुझे सच में किसी तरह का श्राप मिला होगा कि आखिर मैं इस पेंटिंग को भी फेंक नहीं पा रहा हूँ यार। और वो सेज, और वो बस हमें जैसे एक श्राप देकर चला गया हो यार, मैं अभी और नहीं सह सकता, और मैं इस चीज को जला डालूंगा। और तभी वुमन कुछ देखता है, और उसके पिताजी उस पेंटिंग की तरफ जा रहे होते। वुमन उसको दूर करते हुए कहता कि नहीं, और उसके पिताजी कहते, ये घटिया पेंटिंग कही कि। वुमन कहता, नहीं पिताजी। और उसके पिताजी कहते, मुझे जाने दे तुम इडियट, और मैं इस पेंटिंग को जलाकर राख कर दूंगा। और तभी वो कहता, ओए मुझे जाने दो। और वुमन उसके पिताजी को बहुत टाइट पकड़ लेता है, और वो कहता, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, और ये पेंटिंग मेरी है। और तभी वो उसके पिताजी को इतना जोर से पकड़ता, उसके पिताजी मन में सोचते, हे भगवान, और वो इतना ज्यादा ताकतवर कब हो गया। और वो उसके बेटे को मारते कहता है, और ठीक है ठीक है, और मैं मर जाऊंगा, और मुझे जाने दो यार। और वो वुमन उसको छोड़ देता और कहता है कि पेंटिंग, आप पेंटिंग को टच मत करना। उसके पिताजी कहते हैं, इडियट कही के, और वो गहरी सांस लेने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा ये कि मेरी पेंटिंग को छूना मत। और उसके पिताजी कहते हैं कि हाँ तुम इडियट कही के, मैं ऑलमोस्ट मर जाता यार। और आगे हम देखते तभी कोई इंसान वहां पर अंदर आता और कहता, क्या तुम्हारा ये रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। वुमन के पिताजी कहते, नहीं नहीं, ये अभी भी चालू है, प्लीज अंदर आ जाइए। और वो वुमन को देखते मन में सोचता, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। और वहां पर एक बच्ची वो देखते हुए हंस रही होती है। और आगे वुमन के पिताजी कहते, आखिर मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं। तो आगे वो बच्ची कहती कि हम लोग 2 प्लेन नूडल्स के सर्विंग खाएंगे, और साथ ही में हम लोग चिकन नूडल्स वगैरह ऐसे ऑर्डर करती है। और वुमन के पिताजी कहते, ठीक है चलिए, और मैं अभी खाना तैयार करता हूँ, आप इंतजार कीजिए। वो उसके साथ में जो बुढ़ा आदमी होता है उस लड़की के साथ में, वो कहता है कि डू।
और तुम सच में अभी भी अपनी वो तुम्हारी आदत गई नहीं ना, और आखिर तुम लोगों पर इस तरह से कैसे हंस सकते हो। तो वो लड़की कहती है कि सॉरी मास्टर, लेकिन आखिर मैं और क्या ही करूँ अगर सिचुएशन इतनी ज्यादा फनी हो, और आप भी तो थोड़े हंस रहे थे नहीं। और वो बुढ़ा आदमी कहता है मैं तुमसे नहीं जीत सकता। आगे वो लड़की कहती है लेकिन आपको क्या लगता है कि आखिर वो लगातार ये क्या घूरे जा रहा है। और वो बुढ़ा आदमी उस पेंटिंग को देखता है, और वो भी उस पेंटिंग के पास में आता है और कहता है ओह, और भले मैं देखकर बता तो नहीं सकता लेकिन इस पेंटिंग को किसने बनाया, लेकिन मैं सच में काफी ज्यादा ये देखकर चौंक चुका हूँ कि आखिर उन लोगों ने किस तरह की क्लासिकल टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा। और वो भी उसको देखे ही जा रहा होता है वुमन के साथ में। और वो लड़की कहती मास्टर, और आखिर आप क्या कर रहे हो, और खाना आ चुका और आप भी खा लीजिए। और वो बुढ़ा आदमी कहता ठीक है ठीक है, और मेरे सेंस थोड़े खो चुके थे यार। और वो वुमन का पिताजी कहता ओए जाओ और जाकर ये जो खाना है ये मुगा फैमिली का वहां पर देकर आओ, और उनको थैंक यू बोलना मत भूलना, और साथ ही में क्योंकि इसको हमें कल भेजना था लेकिन हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा देर कर चुके हैं। वुमन कहता नहीं मैं नहीं जाने वाला, अगर मैं जाऊंगा तो तुम पेंटिंग फेंक दोगे। उसके पिताजी कहते नहीं फेंकूंगा, जल्दी जाओ। वुमन कहता पक्का नहीं फेंकोगे, प्रॉमिस। तो उसके पिताजी कहते हाँ मैं वादा करता हूँ। तो वुमन वहां से जाते कहता ठीक है तो मैं जल्दी आ जाऊंगा, और वहां से भाग जाता है। वो बुढ़ा आदमी जो होता है वो देखते हो मन में सोचता है कि वो पेंटिंग उसके बारे में कोई तो अजीब बात है, और आखिर इससे मुझे इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है। और वो लड़की कहती मास्टर, और आखिर क्या इतना ज्यादा गहरी सोच में क्या खोए हुए हो, और जब मैं आपको बुला रही थी तो भी आपने कुछ जवाब नहीं दिया। तो वो बुढ़ा आदमी अचानक से उठता है और वो भी जाकर उस पेंटिंग को घूरने लगता है। फिर वो एक गहरी सांस लेता है और वापस पेंटिंग देखता है, और अचानक से उसको किसी तरह की एनर्जी महसूस होती है। वो कहता है कि मैं सही था और ये कोई नॉर्मल पेंटिंग नहीं है, और ये बस एक पिक्चर है, लेकिन आखिर इसके अंदर इतनी ज्यादा ये सोरल एनर्जी कैसे हो सकती है। और जैसे वो ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग में कलर आ चुका हो, और वो सब कुछ वो बुढ़ा आदमी देखता है, और वो भी जैसे उसमें खो जाता है और कहता है ये तो एक खजाना है, और ये एक ऐसी चीज है जो कि मिलियंस बिलियंस में बिक सकती है। और वो दूसरी जो लड़की होती है वो कहती है आखिर वो ऐसे क्यों हो गए। और वो बुढ़ा आदमी कहता है एक्सक्यूज मी, और क्या तुम मुझे पेंटिंग बेच सकते हो। तो वो जो वुमन का पिताजी होता है वो कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं ये बेच दूं। तो वो आदमी कहता है कि हाँ, और मैं तुम जितना चाहते हो उतना पैसे दोगे, और क्या तुम मुझे बोलोगे कितनी कीमत है। वुमन के पिताजी मन में सोचते कि हम लोग सच में इतनी ज्यादा मुसीबत में है और पैसे की कमी भी, और वो बोल रहा है कि मैं बस अगर इस पेंटिंग से भी निपट सकता और साथ ही में मुझे पैसा भी मिलेगा। और हम कहीं का सीन देखते जहां पर कि वुमन भाग रहा होता है और कहता है कि मैं इंतजार नहीं कर सकता और मुझे जाकर वापस पेंटिंग को देखना है यार। और वुमन के पिताजी कहते हैं तो कैसा रहेगा 5 न्यांग, बस 5 सिक्कों के बदले में। और वो बुढ़ा आदमी कहता है क्या 5 न्यांग। और सामने वाला वुमन का पिताजी मन में सोचता है क्या मैंने कुछ ज्यादा ही मांग लिया क्या। तो बुढ़ा आदमी कहता 5 न्यांग ये परफेक्ट है, और चलिए और मुझे ये पेंटिंग तुरंत दे दीजिए। वुमन के पिताजी कहते थैंक यू। और वो मन में सोचता है कि चलो इस पैसे के साथ में मैं अपनी बीवी के लिए दवाई ले सकता हूँ। और वो मन में सोचता है लेकिन मुझे वुमन के लिए भी बुरा लग रहा है, और ये ज्यादा बेहतर होगा कि ये मैं इस पेंटिंग को फेंक रहा हूँ उसके भले के लिए तो कर रहा हूँ। और इसी के साथ में वो दोनों चले जाते हैं और कहते हैं कि थैंक यू फॉर डिनर और आप ध्यान रखना। और जब वो लोग जा रहे हो तो बुढ़ा आदमी एकदम से रुक जाता है। वो लड़की कहती क्या हुआ। तो बुढ़ा आदमी कहता नहीं इससे नहीं चलेगा। और वो वापस जाता है और कहता है कि लगता है कि मैंने आपको बहुत ही कम पैसे दिए और मैं आपको ये तलवार भी देता हूँ। वो लड़की कहती क्या, और मास्टर, और आखिर आप एक पियर्सिंग वॉइस डिवाइन स्वॉर्ड इसको कैसे दे सकते हो। तो बुढ़ा आदमी कहता है कि डू। और वो लड़की कहती है लेकिन इसका कुछ सेंस नहीं बन रहा है, और आखिर आप इस डिवाइन स्वॉर्ड को बस एक फालतू की पेंटिंग के लिए कैसे दे सकते हो। और वो उनका पिता मन में सोचा कि मैं इतनी इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो समझ नहीं सकता, लेकिन मैं आपकी इस तलवार को एक्सेप्ट करता हूँ। और वो मन में सोचा ये जरूर काफी ज्यादा अच्छी तलवार होगी, और आखिर में इसको बेचकर कितना कमा सकता हूँ। और वो बुढ़ा आदमी जाते हुए कहता अलविदा। वोमन का पिता भी कहता हाँ सुरक्षित सफर रहे आपका। और तभी हम देखते हैं कि बाद में वोमन जोर से चिल्लाता और कहता एक मिनट, और आखिर मेरी पेंटिंग कहाँ पर है। वोमन के पिताजी कहते हाँ आखिर ये कहाँ चले गए, क्या इसको किसी ने चुरा लिया क्या। वोमन कहता तुम्हें पता आखिर क्या हुआ नहीं, क्या तुमने इसको जला दिया। वोमन के पिताजी कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाने की, जलाने का। तो वोमन कहता ये मत कहना कि तुमने इसको बेच दिया। और उसके पिताजी कहता नहीं नहीं मैंने नहीं बेचा। और अचानक से वोमन वहां पर साइड में तलवार देखता और कहता कि उसको लेते हो, कहता कि चलो वो दे दो। उसके पिताजी कहते क्या। वोमन कहता तुम्हें इसके बदले में कुछ पैसा भी मिला होगा, नहीं वो मुझे तुरंत दे दो। उस वोमन के पिताजी कहते नहीं मैं नहीं दूंगा पैसे, और तुम्हें पता नहीं क्या चीजें हमारे लिए कितनी बेकार चल रही है, और अभी इतना ज्यादा पैसा कमाना मुश्किल हो रहा है। वोमन कहता है कि मैं मम्मी को बता दूंगा कि आखिर तुमने मुझसे झूठ बोला और पेंटिंग को बेच दिया। और उसके पिताजी उसकी मम्मी की बात याद करते हैं कि जो झूठ है उनको कभी माफ नहीं किया जा सकता है, और बस मौत ही एक झूठे लोगों के लिए सजा है। और वोमन कहता क्या मैं मम्मी को बता दूं। और उसके पिताजी कहते तुम बच्चे कही के, और लो रखो, और तुम सच में अपनी मम्मी की धमकी दे रहे हो मुझे, तुम इडियट कही के। और वोमन कहता आखिर वो लोग कब गए। तो उसके पिताजी कहते अभी थोड़ी देर पहले ही। और वोमन वहां से भागते हुए जाता है और कहता है कि मेरी पेंटिंग। उसके पिताजी मन में सोचते कि मुझे यकीन नहीं होता कि वो इतना ज्यादा कर रहा है, और सच में वो पूरा पागल हो चुका है अब तो। और वोमन कहीं पर भाग रहा होता है और वो बोलता है कि उसने मेरी पेंटिंग को बस इतने से पैसे के लिए खरीद लिया, और चलो देखते हैं। और अगर वो मुरिम की दुनिया से था तो वो मैं पक्का कह सकता कि वो जरूर उस गोरियंग पियोंग उस जगह की तरफ ही जा रहा होगा। और वुमन भागते हुए कहता चलो अब देखते हैं आखिर। और हम देखते हैं कहीं पर वो बुढ़ा आदमी और लड़की जा रहे हो, तो लड़की की आखिर आप इतनी जल्दी में क्यों चल रहे हो।
और क्या आप सच में पेंटिंग पाकर इतने खुश हो? बुढ़ा आदमी कहता कि क्या मैं कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा था क्या? और मैं सच में जल्दी से जाकर इस पेंटिंग के ऊपर रिसर्च करने वाला था और सच में मेरी एक्साइटमेंट अभी रुक ही नहीं रही है। और वो लड़की कहती मुझे लगता है कि वो रेस्टोरेंट का जो बेवकूफ बच्चा था उसको भी ये पेंटिंग बहुत पसंद थी, और जब वो वापस अपना काम करके आएगा तो वो उसको पता चलेगा कि पेंटिंग वहां पर नहीं तो वो कितना चिल्लाएगा नहीं। और वो बुढ़ा आदमी एकदम से रुकता और कहता हाँ, और मैं उस बच्चे के बारे में तो भूल ही गया था, और एक तरह से देखा जाए तो इस पेंटिंग का असली मालिक तो वो बच्चा है। और तभी उनको जोर से आवाज आती कि वहीं के वहीं रुक जाओ तुरंत। और वो जो लड़की होती है वो अपने कान पकड़ लेती है, और वो बुढ़ा आदमी भी थोड़ा कांप जाता है, कहता आखिर ये कौन है? और वो मुन वहां पर भागते हुए आ रहा होता है, कहता कि वो मेरी है। और उसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो लड़की अपने कान पकड़ लेती है। वो बुढ़ा आदमी कहता है कि तुम अभी के अभी रुक जाओ, और जोर से चिल्लाता है, और इससे वो मुन को झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरता है, और वापस वो आगे बढ़ने लगता है। और वो बुढ़ा आदमी कहता है एक मिनट, और तुम तो उस रेस्टोरेंट के मालिक के बेटे हो नहीं? और वो लड़की भी कहती कि हाँ। और वोमन कहता कि वो पेंटिंग वो मेरी है। वो बुढ़ा आदमी वोमन को देखते हुए मन में सोचता है कि उसको देखकर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसको कभी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग मिली होगी, लेकिन ये फैक्ट कि वो एक सांस में वहां पर इतना दौड़ते हुए आ गया, और अभी जो उसने जोर से चिल्लाया, और भले इसका मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन ये इतनी ताकतवर थी कि जो डू थी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। वोमन कहता कि मैं आपने जो भी चीजें दी थी वो वापस दे दूंगा, तो प्लीज मुझे मेरी पेंटिंग वापस दे दीजिए, और वो पेंटिंग मेरी जिंदगी में भी, मेरी जिंदगी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। और वो बुढ़ा आदमी मन में सोचा क्या इस बच्चे को इस पेंटिंग की असली वैल्यू पता है? हाँ। और वुमन कहता इसको तुरंत वापस दे दो। और वो लड़की कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? वो बुढ़ा आदमी कहता लेकिन मैंने पेंटिंग ऑलरेडी तुम्हारे पिता से खरीद ली है, तो आखिर तुम्हारे पास में कौन सा हक है कि तुम मुझसे वापस मांगो? हाँ। और वुमन एकदम से रुक जाता है। वो बुढ़ा आदमी मन में सोता ये देखते हुए कि उसके पास में तलवार और पैसा है, तो जो कि मैंने उसके पिता को दिया था, तो ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि ये पेंटिंग इस बच्चे को ही बिलोंग करती होगी। लेकिन क्योंकि मैंने अभी ठीक से पैसा नहीं दिया है उसके असली मालिक को, तो मुझे ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं ये पेंटिंग वापस दे दूं। वोमन कहता वो पेंटिंग। और वो बुढ़ा आदमी मन में सोता लेकिन मैं इस बच्चे के बारे में भी कुछ जानना चाहता हूँ। और वोमन को देखते हुए मन में सोता कि वो पहले उसने जोर से चिल्लाया और ऐसा लग रहा था जैसे उसने रियलाइज ही नहीं किया, और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन लगता है कि उस पेंटिंग के अंदर कुछ सीक्रेट था, और ये मेरे अंदर काफी ज्यादा एक इंटरेस्ट जाग रहा है। वोमन कहता है एक मिनट वो पेंटिंग, और अगर मैं ठीक से मन में सोचूं तो जो सेज था उसने ये पेंटिंग मेरे पिताजी के लिए बनाई थी उसकी सर्विस के लिए, तो टेक्निकली ये मेरी पेंटिंग नहीं, और मैं तो बस बहुत ज्यादा जिद्दी पने से इस पेंटिंग को हमेशा अपना बुला रहा था। और वो सेज कहता है कि तुम्हारे पिताजी के अनुसार जो तुम्हारा परिवार है उसको अभी बहुत ज्यादा मुसीबत है, क्या तुम्हें ये पता था? और वुमन कहता है कि हाँ, और वो मन में सोचता है कि हाँ मम्मी के मेडिकल बिल्स, और मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ यार। और पिताजी जरूर उन्होंने मम्मी के मेडिकल बिल्स के बारे में सोचा होगा, और एक इडियट की तरह मैं ये सारी चीजें भूल गया। और वो कहता सॉरी, और मैं माफी चाहता हूँ, और प्लीज आप ये पेंटिंग रखिए, पेंटिंग रख लीजिए। वो बुढ़ा आदमी मन में सोचा कोई ऐसा जिसने की इतनी ज्यादा अभी शोर मचाया और उसने आसानी से हार मान ली जब कि मैंने उसके परिवार का नाम लिया, और उसका दिल तो सही जगह पर है। और वो मन वहां पर उदास खड़ा होता है। वो सामने वाला जो बुढ़ा आदमी होता है वो मुस्कुराता कहता चलो, और इसको इस तरह से कहते हैं, और अगर तुम मेरे ऊपर एक बार उंगली भी मुझे टच कर पाओगे तो एक बार भी, और मैं तुम्हें ये पेंटिंग ही वापस नहीं दूंगा, लेकिन साथ ही में जो पैसे वगैरह वो भी तुम रख सकते हो। कैसा लगा मेरा आइडिया? तो दूसरी जो लड़की होती है वो आखिर आप क्या बोल रहे हो, और आखिर तुम ऐसा क्यों करोगे? और वो मुन कहता क्या, और क्या तुम सीरियस हो? वो बुढ़ा आदमी कहता कि मेरे पास में बहुत सारा पैसा है, और तुम्हारे परिवार के लिए इतना सा पैसा, इसका मुझसे कुछ मतलब ही नहीं है मेरे लिए तो, और आखिर कैसा रहेगा, तुम एक्सेप्ट करना चाहोगे? वुमन कहता कि हाँ बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और वुमन इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो पैसे अब जीत सकता है अपनी माँ की दवाई के लिए, और साथ ही में पेंटिंग भी। और सामने जो कुनलुन का नंबर 1 स्वॉर्डमैन था जिन वो म्योंग, और यहाँ तक कि जिन वॉन म्योंग, और वो इस दुनिया के सबसे महान वॉरियर्स में से एक नहीं कहा जा सकता था, लेकिन ऐसा कहा जाता था कि वो एक ग्रेट मास्टर के रूप में जाना जा सकता है। और सामने अभी जो एक इंसान है जो कि यहाँ पर एक ग्रेटेस्ट मास्टर के रूप में दिख रहा है कुनलुन के अंदर, जिन वॉन म्योंग, वो खुद था। और वुमन कहता है कि तुम्हें इसे पछतावा नहीं होगा राइट, और अगर मैं तुम्हें टच कर लूंगा तो तुम जितनी भी चीजें तुमने वादा किया वो दे दोगे नहीं? तो बुढ़ा आदमी कहता कि पछतावा? हाँ, और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम मुझे पछतावा करने पर मजबूर करके दिखाओ। और वो मन में सोचा कि अगर मैं ये जीत जाऊंगा तो मैं पेंटिंग और पैसे जो कि मम्मी की दवाई के लिए है वो भी पा सकता हूँ। और तभी वो मन वहां पर उस पेंटिंग की तरफ बढ़ता है, और सामने वाला बुढ़ा आदमी अपने हाथ को साइड में कर लेता है, और वुमन बहुत सारे अपने हाथ अलग अलग जगह पर आगे बढ़ाता है, लेकिन वो बुढ़ा आदमी उनसे पेंटिंग को बचाए जा रहा होता है। और मन में सोचता आखिर ये सब क्या है यार, और उसकी जो बॉडी की मूवमेंट्स है वो किसी ऐसे की जिसको कि आज तक कभी मार्शल आर्ट ने सिखाए गए हो, और वो इसी के साथ में अपने हाथ से मारता है, और वुमन थोड़ा नीचे जाकर गिरता है, और वो वापस खड़ा होता है और उस बुढ़े आदमी की तरफ बढ़ता है, और बुढ़ा आदमी आराम से उससे बचे जा रहा होता है और उस पेंटिंग को छूने भी नहीं दे रहा होता है। और इसी के साथ में वो वापस अपने हाथ से एक मारता है, और वुमन कहता आखिर कैसे, और तुमने तो अभी तक मुझे हाथ ठीक से लगाया भी नहीं है।
और इस बार तो मैं पक्का उसे पकड़ के रहूंगा। और ऐसा बोलते हुए वापस खड़ा होता है और वो बार बार नीचे ही गिरे जा रहा होता है और बहुत बार लगातार मतलब बिना रुके वो गिरे ही जा रहा होता है और ऐसे बहुत समय हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वुमन अपना मुंह पकड़ कर बैठा होता है और बूढ़ा आदमी मन में सोचा क्या पहले उसने जो चिल्लाया था वो दहाड़ क्या वो बस एक एक्सीडेंट था क्या। और वो बूढ़ा आदमी कहता नहीं इससे काम नहीं चलेगा और तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। वुमन मन में सोचा नहीं मैं हार नहीं मान सकता और ये भले किसी काम के ना हो लेकिन अब मैं ये देख सकता हूँ। और जो वो दादाजी थे और जो वो सेंट थे वो दादाजी उनके हाथों की मूवमेंट्स और उसकी मूवमेंट खास करके उन पत्तियों के जैसी थी एकदम जो कि उस पेंटिंग के अंदर मैंने देखी थी। और अगर ये उस मूवमेंट की जैसी है तो मैंने इसको ऑलरेडी लाखों बार देखा है और ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं नहीं कर सकता। सामने वाला बुढ़ा आदमी कहता ओह और वो वापस अपनी वही फालतू की मूवमेंट में आने लग गया बिना टेक्निक वाली। लेकिन हम देखते हैं कि वुमन अपने दोनों हाथों को थोड़ा अलग ही पोजीशन में लाता है और वो बुढ़ा आदमी थोड़ा देखकर डर जाता है और अपने एक हाथ से एक पाम स्ट्राइक मारता है वुमन पर और वुमन थोड़ा दूर जाकर एक पेड़ से टकराता है। तो वो जो साथ में लड़की होती है वो कहती तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो क्या। और भले ही मैं ये मानती हूँ कि उसके कारण मेरे कान दुख रहे और मुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन आप कुछ ज्यादा ही उस पर बुरा बर्ताव नहीं कर रहे हो किसी ऐसे के लिए जिसने मार्शल आर्ट भी नहीं सीखा है। और वुमन की हालत खराब हो जाती है। वो बुढ़ा आदमी मन में सोचता है कि मैंने अभी अभी रॉयल सर्वेंट्स की गोल्डन ड्रैगन पावर टेक्निक इस्तेमाल कर दी और उसने मेरी मूवमेंट्स को इतने कम समय में समझ लिया और उसने मेरी सारी मूवमेंट को इतने कम समय में समझ लिया। और आगे वो मन में सोचता है एक ही पल के अंदर और मैंने बिना किसी इरादे के बस अपनी सेंस के द्वारा ही वो टेक्निक इस्तेमाल कर ली जो मैं नहीं चाहता था। और वुमन एक लकड़ी उठाता है और कहता है कि मेरे हाथ बहुत छोटे हैं और अगर उस पल मेरे पास में एक तलवार होती मेरे हाथ में तो मैं उसको टच कर पाता। और वो मन में सोचता है कि हाँ और उसकी मूवमेंट किसी भी उस पेंटिंग वाली पत्तियों से ज्यादा है और अगर मुझे उसको टच करना होता है एक छड़ी से तो और इसी के साथ में वो छड़ी तलवार की तरह लेकर जाता है और मन में सोचता है कि इस तरह से मैं उसको टच कर पाऊंगा। और वो बुढ़ा आदमी कहता आखिर ये क्या है। और मेरी जो एनर्जी है उसने उसके सारे एक्यूपेंचर पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया था और उसने ऑलरेडी उनको खोल भी दिया। और या फिर ये हो सकता है कि वो अपनी सारी सहने की एबिलिटी और एनर्जी वो सब कुछ छुपा रहा था। और ये कितनी ज्यादा अनबिलीवेबल चीज है यार। और वुमन उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो बुढ़ा आदमी कहता नहीं ये नहीं हो सकता और ये बंदा ये एक फैंड है। और इसी के साथ में वुमन अपनी लकड़ी से एक हमला करता है और वो बुढ़ा आदमी मन में सोचता है इससे मैं कट जाऊंगा पूरा। और वो अपने हाथ में कुछ एनर्जी लाता है और वुमन के पेट में मारता है और उस बुढ़े आदमी के भी हाथ पर चोट लगती है और वुमन थोड़ा दूर जाकर गिरता है। वो बुढ़ा आदमी कहता आखिर ये क्या था। वो लड़की कहती दादाजी। और वो बुढ़ा आदमी कहता ओह और लगता है कि जल्दबाजी में मैंने अमित बुद्धा की मोस्ट एक्सीलेंट पावर टेक्निक इस्तेमाल कर दी। और वो लड़की के लिए एक मिनट वो बंदा आखिर वो। और हम देखते हैं कि वुमन की हालत खराब हो रही होती है उसकी नसों से खून निकल रहा होता है और उसका चेहरा भी अजीब होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है कि दर्द हो रहा है नहीं। और वो बुढ़ा आदमी आते कहते कि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा रिवर्स में जा चुकी है और उसके अब वो मरने वाला है। और वुमन जोर से चिल्ला रहा था। बुढ़ा आदमी मन में सोचता है मैं फाइनली अब समझ गया और बिना रियलाइज किए इस बच्चे ने मार्शल आर्ट सीख लिया उस पेंटिंग से लेकिन उसकी बॉडी उसने कभी ट्रेन नहीं की थी और इसलिए वो मेरे हमले को सह नहीं पाया। और वुमन अभी भी चिल्लाया जा रहा होता है। वो बुढ़ा आदमी मन में सोचता आखिर मैंने एक नौजवान बच्चे के साथ में ये क्या कर दिया। और वुमन चिल्लाता है कोई मुझे बचाओ प्लीज। और वो बुढ़ा आदमी कहता है कि उसकी बॉडी मर रही है और लगता है कि वो इस तरह के हमले को ओवरकम नहीं कर सकता। और इसी के साथ में वो कहता है जल्दी से और सीधे सीधे ठीक से बैठ जाओ। और इसी के साथ में वो उस वुमन के एक्यूपंचर पॉइंट पर मारता है। और आगे वो बुढ़ा आदमी कहता है उस लड़की से कि एटलीस्ट 1 घंटे तक और तुम्हें यहाँ पर हमारी रक्षा करनी होगी जैसा कि आज तक तुमने कभी नहीं किया वैसा। और कोई भी मुझे या इस बच्चे को छूना नहीं चाहिए। वो लड़की कहती ठीक है मैं समझ गई ग्रैंडफादर। और हम देखते हैं कि वो किसी तरह की टेक्निक इस्तेमाल कर रहा होता है जिससे वुमन का खून निकल रहा होता है मुंह से। और बुढ़ा आदमी कहता है कि प्यारे बच्चे और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अभी मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ उस पर अटेंशन देना और तुम अपना मुंह किसी भी कीमत पर नहीं खोल सकते भले तुम्हें कितना भी दर्द हो। और वुमन अपना मुंह बंद करके रख रहा था भले खून ही निकल रहा हो लेकिन फिर भी। और आगे वो बुढ़ा आदमी कहता है तुम्हारी जिंदगी यहाँ पर लाइन पे है। और इसके साथ में वुमन जैसे तैसे वो सब कंट्रोल कर रहा होता है। और वो बुढ़ा आदमी वो सब देखते हुए अरे नहीं। और उसके बॉडी को हद से ज्यादा डैमेज हो चुकी है और अगर मैं अपनी सारी एनर्जी उसकी बॉडी में डालूं तो मैं उसको बचा सकता हूँ लेकिन वो कभी भी अपने अंदर ची या एनर्जी को इकट्ठा नहीं कर पाएगा और मार्शल आर्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और मेरी ये क्यूरियोसिटी और जानने की चाहत ने मैंने इस बच्चे को इतना डैमेज कर दिया और मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए। और भले कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। वो मुन रोते हुए सोचता है कि मम्मी और पिताजी। और वो जो लड़की होती है उसको कुछ आवाज आती है और कहती है आखिर ये क्या है। और हम लोग अभी ग्रियोंग प्योंग के रोड पर है और ऐसे लोग जो कि हमसे दुश्मनी रखते हैं हमारे दादाजी से वो भी इस रास्ते से जा सकते। और अगर हम लोग उन जैसे किसी से मिल जाएंगे ऐसे पल में। और वो आंखें बंद करते हुए कहते दादाजी और मैं ऐसे लोगों के सामने किसी काम की नहीं रहूंगी और उनकी ताकत के सामने मैं नहीं लड़ पाऊंगी और प्लीज जल्दी से उठ जाइए। और पीछे कुछ लोग आते हैं झाड़ियों में से और कहते हैं हाँ कितना अच्छा नसीब है नहीं और हमने अच्छा काम किया उनको फॉलो करके नहीं। तो वो लड़की कहती है आखिर ये कौन है। और हम देखते हैं कि 4 लोग होते हैं और एक कहता है कि जिन वॉन जो कि कुनलुन से आया हुआ है और हमने फाइनली तुम्हें एक इस पल पर पकड़ ही लिया जब तुम्हारी हालत खराब है और हम यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आए हैं। और वो लड़की के लिए 1 मिनट
और द इविल रोकरस और साथ ही में द करप्टेड फोर। और वो मन में सोचे कि हम लोगों का पीछा वो शुरू से ही कर रहे थे, और क्या इसका मतलब, इनका मतलब ये था। इसी को लोग बोलते हैं ना कि आखिर जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मारना, और मैं इन सबको अकेले तो रोक ही नहीं पाऊंगी। और वो बुढ़ा आदमी और वो मुन की हालत अभी भी खराब होती है, और वो लड़की रोते हुए मन में सोचती, ग्रैंडफादर आखिर अब मैं क्या करूं। कि वो बूढ़े आदमी के साथ में जो लड़की होती है, वो कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और हमारे मास्टर टाई शेंग मूंजू के सामने आने की, और लगता है कि तुम मरने से डरते नहीं हो। तो वो जो चार लोग होते, वो कहते तुम्हें क्या लगता है हम बेवकूफ है क्या, और अभी उसकी जो हालत है एक छोटा बच्चा भी उसको आसानी से मार सकता है। वो लड़की मन में सोचती कि ये सारे जो लफंगे हैं, इनको पता है कि आखिर मेरे दादाजी की भी हालत कैसी और मुझे क्या करना चाहिए। आगे गुंडा कहता जल्द ही ये न्यूज की जिन वोन म्योन उसकी मौत की खबर पूरी दुनिया में फैल जाएगी, और चलो और मुझे भी अभी तुम्हारे साथ में भी थोड़ा खेलना चाहिए नहीं। और उस तरह से उसकी मौत के बाद में भी कुनलुन का जो नंबर 1 तलवारबाज है, वो इतनी बेइज्जती के कारण खून के आंसू रोएगा। और वो लड़की कहती नहीं, और मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। और आगे आदमी कहता है "हाँ, तुम सच में गुस्से में कुछ ज्यादा ही क्यूट लगती हो" और आगे वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। एक बंदा कहता चलो और उस जीन वॉन म्योंग उस बुढ़े आदमी को मार दो। और लड़की मन में सोती दादाजी। और तभी हम देखते हैं कि कोई एक इंसान आता है और सामने वाले बंदे को पीछे धक्का दे देता है, उसके पास में भाला होता है। आगे वो लड़की की देखो, और सामने वाला बंदा कहता आखिर तुम हो कौन, और किसे लगता है कि आखिर वो हमारे काम के बीच में ऐसे पड़ सकता है। तो ये भाले वाला इंसान कहता है कि ये इतना बुरा नहीं कि तुम किसी ऐसे पर हमला कर रहे हो जिसकी अभी हालत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन अब तुम एक छोटी लड़की पर भी 4 लोग मिलकर हमला कर रहे हो, और तुम सबसे घटिया में घटिया इंसान हो जो मैंने देखे होंगे। और एक बंदा कहता ये एसोल क्या ये मरना चाहते क्या। दूसरा बंदा कहता चलो तो इसको सबसे पहले मारते। और इसी के साथ में सामने वाला बंदा अपना भाला घुमाता है और उन सबकी तलवारों को तोड़ देता है बीच में से काट के। एक बंदा कहता क्या, और हमारी तलवार इसने काट दी। तो वो भाले वाला बंदा कहता पैथेटिक लुटेरो, और लगता है कि तुम्हारे पास में ये भी एबिलिटी नहीं है कि सामने वाला कितना ताकतवर है वो भी तुम्हें पता नहीं चल रहा है। और वो लड़की मन में सोती वो मार्शल आर्ट का एक मास्टर है। और हम देखते हैं कि वहां पर दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये अचानक से अजीब सा क्या ये खिंचाव हो रहा है जो कि इस बच्चे की शरीर के अंदर खींचा जा रहा है, और ये मेरी एनर्जी को पूरा अंदर खींच रहा है, और आखिर ये चीज क्या है। जो वून मून होता है वो वहां पर उसके शरीर के अंदर सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, और क्या ये मेरे शरीर के अंदर की जगह क्या, और मेरी बॉडी ये धीरे धीरे अभी तबाह हो रही है। और इसी के साथ में वो देखता है कि 1 मिनट और मेरे हाथ में क्या ये एनर्जी वो है जो कि वो बुढ़ा आदमी मुझे दे रहा है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि उसके पीछे से कोई काली काली चीज जा रही होती है, और वो कहता आखिर ये क्या है, और ये तो उसी पेंटिंग वाली लाइंस दिख रही है। और हाँ मैं समझ गया, और ये लाइंस ये उसी पेंटिंग की, और ये मुझे गाइड करने की कोशिश कर रही है। और अगर मैं ये पेंटिंग और इन बुढ़े आदमी की एनर्जी को साथ में इस्तेमाल करूंगा तो मैं अपनी बॉडी को फिक्स कर सकता हूँ। और इसी के साथ में वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और उस पल में उसने खुद से रियलाइज नहीं किया, लेकिन वुमन उसने वो सारी जो पेंटिंग वगैरह की चीजें थी जो सीखने वाला था मार्शल आर्ट, वो उसके शरीर के अंदर उसने इस्तेमाल किया था। और भले ही ये एक पल के लिए था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कई दशक या कितना ही समय, अनलिमिटेड समय निकल चुका है। और उस एक पल के अंदर वो मून की जो बॉडी थी वो इंस्टिक्ट के द्वारा गाइड हो रही थी, और बाद में उसकी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, और उसको पता भी नहीं था कि इसके कारण वो कितना अब बदलाव होने वाला। और ये सारी चीजें बस हमारे वो मून के खुद के इच्छा शक्ति के कारण ही हो रहा था। और वो बुढ़ा आदमी जो था उसके भी मुंह से खून निकलने लगता है, और वो भी उल्टियां करने लगता है। आगे कहता आखिर ये क्या, और आखिर ये बच्चा है कौन। और बाद में साइड में देखते हो कहता ये खून की गंध। और अभी तक उसको पता नहीं चल रहा था कि पीछे क्या चल रहा है बाहर की दुनिया में। और वो कहता 1 मिनट डू, और आखिर तुम कहाँ पर हो। तो वो लड़की कहती दादाजी। और हम देखते कि वहां पर वो चारों लोगों की लाशें पड़ी होती है। और दादाजी कहता 1 मिनट, और क्या ये वही है ना वो 4 करप्ट फोर, और आखिर ये सारे लोग मुझे फॉलो कर रहे थे क्या, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो वो लड़की वहां पर रो रही होती है, और वो दादाजी मन में सोचता ये कोई ऐसे लोग नहीं जिनसे कि ये लड़की अकेले निपट सकती है। वो लड़की कहती दादाजी ये सच में बहुत ज्यादा बुरा था और मैं ऑलमोस्ट मर गई थी। उसका दादाजी कहता क्या तुम्हारी किसी ने मदद की डू, और क्या कोई ऐसा था जो कि इस दुनिया के सबसे महान वॉरियर्स में से एक था, या फिर 6 सबसे उभरते हुए हीरोज में से एक। तो वो लड़की कहती एक इंसान जिसके पास में एक भाला था अचानक से आ गया और उसने मेरी मदद की थी, और बस उतनी ही जल्दी वो वापस चला भी गया। और मैंने उससे उसका नाम पूछा था, लेकिन उसने बस मुझसे यही कहा कि उसका नाम था ग्योंग हंग। और सामने वाला वो बुढ़ा आदमी मन में सोचा 1 मिनट, और ग्योंग हंग, और वो कहता ओह, और सच में उसका मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है, और चलो ये तो हमारा अच्छा नसीब ही है। और सच में, और क्या हम इस बच्चे को इसके लिए शुक्रिया बोलना चाहिए हमारे नसीब के लिए। बुढ़ा आदमी मन में सोचा कि मैंने बहुत ही मुश्किल से उसको बचाया, और साथ ही में मैंने अपनी एनर्जी का तीसरा हिस्सा भी खर्च कर दिया, और लेकिन इन सारी चीजों के बीच में मैंने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सीखी। वो लड़की कहती 1 मिनट, और आखिर ये बच्चा उठ क्यों नहीं रहा, क्या वो मर गया। तो बुढ़ा आदमी कहता नहीं, वो जल्दी उठेगा। और हम देखते कि वो मून एक गहरी सांस लेता है, और वो मन में सोच रहा था कि मुझे लगता है अब मैं समझ सकता हूँ। और इतने समय तक मैं बस यही सोच रहा था कि आखिर मैं उस पेंटिंग के अंदर जो चीजें सीख रहा था वो इनफैक्ट एक मार्शल आर्ट था, और लगता है कि मैं करेक्ट था। और जो चीज मैंने अपने अंदर से रिलीज की थी वो मेरी अंदर की ची और फोर्स थी, और जिस इंसान ने मेरी ये करने में मदद की थी वो था ये बुढ़ा आदमी।
और वो लड़की की थी वो ठीक दिख रहा है। और वो मन में सोचती उससे भी ज्यादा वो बदल चुका है। वो मुन कहता है कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। वो बुढ़ा आदमी कहता सॉरी, और मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और मैंने ऑलरेडी तुम्हारी पेंटिंग और पैसा तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार ही था, लेकिन बस अपना थोड़ा सा संतुष्टि और सवालों के जवाब पाने के लिए मैंने तुम्हारा टेस्ट लेना का सोचा, और मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। वो मुन कहता प्लीज माफी मत मांगिए, और मुझे बस आपसे मैं बस शुक्रगुजारी हूँ। वो बुढ़ा आदमी कहता कि डूब, और आखिर हमारे पास में अब कितना पैसा और बचा है। वो लड़की कहती आखिर आपका मतलब क्या है, कितना पैसा बचा है। वो बुढ़ा आदमी कहता है कि जब हम वापस जाएंगे तो मैं हमारे सारे अकाउंट्स को ध्यान से देखूंगा। और आगे वो बुढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें मुझे कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, और ये सारा पैसा ले लो और यहाँ से चले जाओ। वो मुन कहता नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, आपने मेरी जान बचाई और यहाँ तक कि मेरी बॉडी भी पहले से ज्यादा हेल्थी हो चुकी है, और उसके लिए शुक्रिया। वो बुढ़ा आदमी कहता है कि एक ऐसा वॉरियर जिसने की ये सारी दुनिया की सारी लालची इच्छाओं को छोड़ दी, और इसलिए मैं अपने साथ में कुछ ज्यादा चीजें लेकर नहीं घूमता, और ज्यादा इसलिए मेरे पास में पैसे भी नहीं तुम्हें देने के लिए जितने मुझे देने चाहिए। और ये सारी चीजें ये सब मेरे किसी काम की नहीं, और प्लीज तुम इसे रख लो। वो मुझ मन में सोचा ये ठीक तो नहीं लग रहा है, और लेकिन मुझे अपनी माँ के बारे में भी सोचना होगा। और वो कहता थैंक यू, और मैं इसको एकदम अच्छे से इस्तेमाल करूंगा और अपनी मम्मी के लिए दवाई ले लूंगा। वो बुढ़ा आदमी कहता बहुत अच्छे, और वो मन में सोच रहा था कि ये पूरी तरह से एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो एकदम एक नया ही इंसान बन चुका है, और शायद शायद तुम मेरी उम्मीदों से भी बहुत ज्यादा ऊपर जाओगे वुमन। और वुमन कहता है एक मिनट, ये जो लोग मरे पड़े। बुढ़ा आदमी कहता है ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुझसे बदला लेना चाहते थे, और वो बस एक चांस ढूंढ रहे थे मुझ पर हमला करने का। लेकिन ग्योंग हुन जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक भाले वाला वॉरियर है, उसने उनसे निपट लिया हमारे लिए। तो वुमन कहता है कि एक मिनट, और ग्योंग हुन वो तो वही है ना जो कि अभी ग्योंग प्रोंग के अंदर के एक कंपटीशन में भाग लेने वाला है, और सच में आज के दिन उसने हमारी जानें बचाई। तो बुढ़ा आदमी कहता है कि नहीं, तुम्हें इसके बीच में तुम्हें उसका कर्जदार बनने की जरूरत नहीं है, और ये सब कुछ मेरे ही कारण हुआ था, तो मुझ पर उसका कर्ज है। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ और आखिर ये पेंटिंग किसने बनाई थी। वुमन कहता है कि ये तो मेरे लिए भी एक मिस्ट्री है, और जिस इंसान ने ये पेंटिंग बनाई थी और जब वो जा रहा था तो उसने कहा था कि वो एक सेलेस्टियल मास्टर का थ्रेड है। तो बुढ़ा आदमी कहता है एक मिनट, क्या तुमने बस कहा सेलेस्टियल मास्टर और एक थ्रेड, इतना महान इंसान हो। और वो कहता है ओ, और इसीलिए ये सब हुआ, और इसका पूरा सेंस बन रहा है। वुमन कहता क्या तुम जानते हो आखिर वो कौन था, और मैं सच में शुक्रगुजार रहूंगा अगर तुम मुझे भी बता सको। वो बुढ़ा आदमी कहता है चाइल्ड और बच्चे, क्या तुम्हें टाओइज्म के बारे में पता है। टाओइस्ट मतलब कि जो पंडित जैसे लोग होते हैं, मॉन्क वगैरह वैसा समझ लो। और वुमन कहता है मुझे बस इतना पता है कि वो मॉन्क वगैरह होते हैं जो कि बस ऐसे ही सारी दुनिया की इच्छाओं को छोड़ देते। तो बुढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, लेकिन क्या आखिर तुम्हें जिस पेंटिंग के बारे में पता है, सच कहो तो मुझे भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन जितना पता है मैं बता देता हूँ। और जो 3 किंगडम का एरा था, जो कि बहुत बहुत साल पहले की बात होती है, और उसके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी, और उसमें येलो टर्बन रेबेलियन मतलब कि बागियों का ग्रुप उठा था, और उसको जेंग जुए लीड कर रहा था। और जेंग जुए उसने एक अलग ही शांति वाले रास्ते को चुना था, और वो टाओइज्म का एक रास्ता था। लेकिन उसी के साथ में जो ये महान शांति हो रही थी, तो एक और दूसरा इंसान भी था जिसने की एक अलग टाओइस्ट मूवमेंट बनाई थी, और ये था 5 सेलेस्टियल मास्टर का रास्ता। और एक इंसान जिसने की इन सबको लीड किया था उसको भी जेंग च्योन कहा जाता था, मतलब कि सेलेस्टियल मास्टर जेंग। और इसी के बारे में वुमन कहता कि एक मिनट, और क्या ये कोई ऐसा था जो कि जेंग च्योन साथ हो। तो वो बुढ़ा आदमी कहता हाँ सही कहा। तो जो ये 5 सेलेस्टियल मास्टर थे, और सेलेस्टियल मास्टर के थ्रेड का मतलब कि वो सेज इसी की बात कर रहा होगा, और इसका जरूर इसी से कुछ मतलब होगा, और वो इतने पुराने जमाने का इंसान था। और इसी के साथ हमारा महान इंसान था जो कि च्योनसा सेक्ट का मार्शल आर्ट बनाने वाला इंसान था, जिसने पूरा सेक्ट बनाया था। और ऐसी चीजें बताया जा रहा होता है, वो मैं स्किप कर रहा हूँ। वुमन कहता तो आखिर ये पेंटिंग बनाने वाला असली इंसान का नाम क्या है। तो सामने वाला बुढ़ा आदमी कहता कि वो तो मेरे लिए भी मिस्ट्री है, और हम लोग बस यही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कोई ऐसा था जो कि च्योनसा की टीचिंग को आगे बढ़ा रहा था। और मैं समझ सकता हूँ कि आखिर तुम्हारी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा आसानी से मेरी एनर्जी कैसे चली गई, और ये सब कुछ उस एनर्जी के कारण जो तुम्हारे अंदर है, और जो कि टाओइज्म की एकदम जड़ों से बनती है। और सच में मैं भी ये कुछ समझ नहीं पाता हूँ। वुमन कहता च्योनसा सेक्ट, और वो बुढ़ा आदमी मन में सोचता है मुझे सच में बहुत ही ज्यादा ये बोलने में भी मजा आ रहा है, और अगर मैं उसको अपने साथ में रखूंगा भविष्य में तो वो बहुत ही ज्यादा हमारे कुनलुन फैक्शन को बहुत ही फेमस कर देगा। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे को अपने साथ में लाऊंगा जिसने कि च्योनसा के मार्शल आर्ट को सीखा है, तो मैं दूसरे लोगों के खिलाफ हो जाऊंगा, और वो लोग मेरे सामने आवाज उठाएंगे, और मेरे लालच एक बार वापस सबसे आगे निकलने वाला था। और भले ही ये आगे किसी दिन भविष्य में हो, लेकिन मैं वापस सोचूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं बस इसको थोड़ी सी मदद ही कर सकता था। आगे वो बुढ़ा आदमी कहता है कि प्यारे बच्चे, और अब जब मैं इसके बारे में सोचता तो हमारी जो लड़ाई थी, तो तुम तलवारबाजी के मामले में तो बहुत ज्यादा अच्छे हो जब एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन लगता है कि तुमने अभी तक फुटवर्क नहीं सीखा है। वुमन कहता आखिर ये फुटवर्क क्या होता है। वो बुढ़ा आदमी कहता तुम्हें ये भी नहीं पता है फुटवर्क क्या होता है। हाँ, चलो मैं बताता हूँ। वो वुमन कहता कि हाँ, और मुझे सच में इसका मतलब कुछ नहीं पता। वो बुढ़ा आदमी कहता है अरे यार, और मैं किसी ऐसे के हाथों से हार गया जिसको कि फुटवर्क का मतलब भी नहीं पता है। और फुटवर्क मतलब कि तुम किसी से लड़ते समय अपने पैरों को किस तरह से इस्तेमाल करते हो,
और इसमें मूवमेंट्स होती है अलग अलग कि तुम्हें पास में आना है, सर्कल घूमना है और अलग अलग चीजें। और मैं तुम्हें अलग अलग ये मूवमेंट्स सिखाऊंगा और एक्सप्रेशन वगैरह सब कुछ। और वुमन वो देखता है और आगे हम देखते हैं कहीं पर कोई बोला था क्या। और ये वही लड़की होती है जो सबसे दूसरे चैप्टर में वुमन से मिली होती है। वो कहती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, हमारे पास में लोगों की कमी है। तो साथ में एक जो काम करने वाला होता है वो कहता है कि अगर आपको दूसरे नोबल परिवारों के सामने ज्यादा नजरों में झुकना नहीं है तो आपको वापस अपने इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा लोगों के साथ में हमें सप्लाई करना होगा। और उसके लिए तुम्हें एटलीस्ट 50 वॉरियर्स देने होंगे, लेकिन अभी के लिए हम बहुत ही मुश्किल से बस 30 ही जमा कर पाए। वो लड़की कहती कि ये ज्यादा अच्छा रहता हमारे लिए कि आखिर हम दूसरों के सामने ताकतवर दिखे। और आसपास में गांव में नोटिस लगा दो सबके आसपास कि हम लोग टेम्पररी वर्कर्स को इकट्ठा कर रहे हैं और काम के लिए, और हम लोग अभी शेड्यूल भी हमारा टाइट है तो जल्द से जल्द आए। तो वो दूसरा बंदा कहता है हमारे पास में वर्कर्स की जरूरत नहीं है, हमें वॉरियर्स योद्धा की जरूरत है। वो लड़की कहती कमांडर जैंग, और क्या हमारा मकसद लड़ाई करना है? तो वो बंदा कहता नहीं। तो वो लड़की कहती तो हमें बस कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा करना होगा जो एक वॉरियर की तरह दिखते हो, योद्धा जैसे, और हम लोग ठीक रहेंगे जब तक कि हम उन मजदूरों को एकदम योद्धा बनाकर रखेंगे। और अगर दिखने में ऐसा लगेगा कि हमारे पास में सिपाही ज्यादा है तो कोई भी हमें चैलेंज नहीं करेगा और हम ठीक रहेंगे। वो बंदा कहता ठीक है मैं समझ गया और आपकी जैसी इच्छा। आगे हम देखते हैं वो लड़की मन में सोच रही होती है कि अगर यहाँ पर उन वर्कर्स के अंदर एक भी ताकतवर इंसान होगा तो हमारा काम हो जाएगा। और हम कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वुमन अपनी नजरों से कुछ समझ ही नहीं पा रहा होता और वो बुढ़ा आदमी एक पत्थर पर इधर उधर अपना फुटवर्क दिखाया जा रहा होता है और वो वुमन की नजरों से गायब हुए जा रहा होता है। वुमन कहता मैं उसको क्लियरली देख नहीं पा रहा हूँ यार, ऐसा तो मैं कुछ नहीं सीखूंगा और इससे काम नहीं चलेगा। इसी के साथ में वो अपनी ची का इस्तेमाल करता है और वो अपनी आंखों में ला लेता है और बाद में उसको वो आदमी दिखने लगता है। वुमन कहता ठीक है चलो अब मैं ये देख सकता हूँ। और भले ये धीरे धीरे कभी कभी ब्लर हो जाता है, लेकिन अगर मैं अपना दिमाग फोकस करूं तो मैं अपनी सारी चीज को अपनी आंखों के अंदर लाकर देख सकता हूं। और हम देखते कि वो जो बुढ़ा आदमी था वो एक अपनी डिवाइन और इटर्नल मूवमेंट फुटवर्क का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि कुंदलून की सबसे बेस्ट टेक्निक कही जाती है। और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक इसमें पावर होती है और सामने वाला इसको देख भी नहीं सकता ठीक से। और ये सबसे ज्यादा हार्ड फुटवर्क वाली टेक्निक थी सीखने के लिए। और वुमन उसने अपनी सारी इंस्टिक्ट का ही इस्तेमाल किया, उसको ठीक से पता नहीं था लेकिन इंस्टिक्ट से उसने ची को अपनी आंखों में डाल दिया था और वो अब ठीक से उसकी सारी मूवमेंट्स को देख पा रहा था। और सामने वाला बुढ़ा आदमी कहता क्या तुमने ये अच्छे से मेमोराइज कर लिया और मैंने यहाँ पर इस पत्थर पर अपने फुटप्रिंट्स छोड़े, तो अगर तुम चाहो तो बाद में इनको याद कर सकते हो। वुमन कहता थैंक यू। आगे अब बुढ़ा आदमी कहता ठीक है चलो तो अब हम तुम्हें अलविदा करते और ये रख लो। और वो दूसरी लड़की कहती एक मिनट, और ये तो हमारा कुंदलन का फ्रेंडशिप मेडेलियन है और वो एक सोने का मेडेलियन होता है। सामने वाला बंदा कहता है कि ये जो मैंने तुम्हें पहले तलवार दी थी वो सच में बहुत ही ज्यादा कीमती है, लेकिन मैं ये तुम्हें उस पेंटिंग के बदले में देने वाला था, लेकिन अब अभी मेरे पास में और कोई रास्ता नहीं खुद को डिफेंड करने का, तो मैं तुम्हें ये दूसरी चीज दे रहा हूँ मेडेलियन, और जब तुम्हारे समय मुश्किल हो तो इसको समझदारी से इस्तेमाल करना। वुमन कहता वो ऐसी बात है तो चलिए मैं आपके इस ऑफर को मना नहीं करूंगा। और सामने वाला बुढ़ा आदमी कहता कि ये मेडेलियन ऐसा दिखा था कि तुम हमारे कुंदलून के एक सेक्ट का दोस्त हो तो इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करना। दूसरी वो लड़की कहती कि कुंदलून की फ्रेंडशिप ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता भी नहीं होगा उतना। वो बुढ़ा आदमी कहता मुझसे एक वादा करो और ये कसम खा कि तुम ऐसे ये कुंदलून के मेडेलियन को ऐसे फेंकोगे या बेचोगे नहीं, और भले ये लास्ट मेडेलियन है लेकिन मैं इसे तुम्हें देने पर मुझे पछतावा नहीं हो रहा है। वो मुन कहता मैं वादा करता हूँ और थैंक यू, और प्लीज जब भी मुझे चांस मिलेगा तो मैं भी कुंदलून में एक बार आऊंगा। वो बुढ़ा आदमी कहता ठीक है तो हम भी तुम्हारे सफर का इंतजार करेंगे और हम भी जाते हैं। और वुमन कहता सफर के लिए आपका गुड लक। और इसी के साथ में जब वो जा रहे होते लड़की पीछे देखती है और आगे देखती है और वापस जाने लगती है। और किसी ने ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि आज के दिन जो कि बहुत ही लंबा और छोटा समय भी एक साथ में जा रहा था, और लड़की वुमन को देखती और शर्माती है और इससे वुमन की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला था अब, और इसके बारे में तो किसी ने भी नहीं सोचा था। आगे हम देखते कि रेस्टोरेंट के अंदर उसके पिताजी कहते वुमन तुम वापस आ गए, और वुमन कहता कि ये मम्मी की जो दवाई है उसके लिए पैसा है। और उसके पिताजी कहते ओह, और लगता है कि तुम्हें पेंटिंग वापस मिल गई, तो आखिर तुम्हें पैसा कहाँ से मिला? तो वुमन कहता कि बस ये ऐसे ही हो गया और ये बहुत ज्यादा अच्छे से चल रहा था और मुझे पेंटिंग और पैसे दोनों ही वापस मिल गए। उसके पिताजी कहते ठीक है। वुमन कहता चलो, और ये सच में आपकी बहुत ज्यादा गलत चीज थी कि आपने मुझे बताए बिना पेंटिंग बेच दी, और अगर आप मुझे वापस इस तरह से बेवकूफ बनाओगे तो मैं मम्मी को बोल दूंगा। तो उसके पिताजी कहते कि ठीक है, और वो मन में सोचते कि एक मिनट, और आखिर ये क्या हुआ? वो थोड़ा अलग लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि उसका वो दिमाग वापस सही हो गया हो। और वुमन वहां पर पेंटिंग के सामने बैठता और मन में सोचा चलो, और मैं वापस इस पेंटिंग के सपनों की दुनिया में जाता हूँ और मैं उन लाइन से मिलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे गाइड किया था मेरी बॉडी के अंदर पहले। और उसके पिताजी कहते ऑफ कोर्स, और वो वापस पुराने जैसे ही हो गया। हाँ, और वो उसको देख रहे होते और वुमन जोर से चिल्लाता कि ये काम नहीं कर रहा यार। और उसके पिताजी कहते तुमने मुझे डरा दिया, क्या हुआ? वुमन मन में सोचा कि आखिर मैं वापस सपनों की दुनिया में क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, और क्या ऐसा इसलिए क्योंकि आज के दिन बहुत सारी चीजें हुई है तो मुझे थोड़ी सी नींद ले लेनी चाहिए और बाद में कल ट्राई करना चाहिए नहीं। और हम दूसरे दिन का सीन देखते तो भी वुमन कहता कि नहीं ये अभी भी काम नहीं कर रहा है। और शाम हो जाती लेकिन वुमन कहता नहीं आज भी ये काम नहीं कर रहा, और ऐसे दिन बीतते जाते और कहता अभी भी काम नहीं कर रहा यार।
और उसके पिताजी कहते 1 मिनट, और देखने से यार ये वापस बिल्कुल नहीं बदला। और 4 दिन ऐसे बीत जाते और वुमन कहता है भगवान प्लीज प्लीज। और उसके पिताजी कहते तुम बेवकूफ, और मुझे पता नहीं कि आखिर मैंने वादा तोड़ा कि नहीं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम अपनी मम्मी को भी बोल दो, लेकिन अभी कभी रुक जाओ। और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है यार, और इससे कहीं मेरी मौत ना हो जाए। और मुझे तो लगा था कि तुम पहले से बेहतर हो चुके हो, लेकिन ये और ज्यादा बेकार हो रहे हो। और आखिर तुम कब तक अपने पेरेंट्स को ऐसे टॉर्चर करोगे? और अगर बस तुम्हारे खुद के लिए और तुम्हारे भले के लिए मैं इस पेंटिंग को जलाकर राख कर दूंगा और फेंक दूंगा। तो वुमन को कुछ रियलाइज होता है और कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ पिताजी, और मैं काफी ज्यादा मतलबी था नहीं, और चिंता मत कीजिए, और मैं अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं बनूंगा। उसके पिताजी कहते सच में? वुमन कहता हाँ मैं माफी चाहता हूँ पिताजी। और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और वुमन मन में सोचता है कि जो इल्यूजन था और वो पूरी तरह से गायब हो चुका है, और अगर मेरे माता पिता के लिए है तो मैं ये सारी चीजें भूल जाऊंगा और अब नई जिंदगी शुरू करूंगा। और उसके पिताजी रोने लगते हैं। वुमन कहता पिताजी क्या हो रहा है, आप रो क्यों रहे हो? और उसके पिताजी कहते वुमन, और काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है जब आपने अपनी उम्र के हिसाब से कुछ कहा हो यार तुमने, और लगता है कि अब तुम रिकवर हो चुके हो और इतने लंबे समय बाद, और मुझे डर है कि मैंने सच में। और वुमन मन में सोचा पिताजी मुझे डर है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी एक बेवकूफ की तरह ही जीता इस पेंटिंग को देख देख कर, और ये सच में मैंने रियलाइज ही नहीं किया था कि माता पिता पर इसका क्या इफेक्ट हो रहा था, और मैं इतना भी अच्छा बेटा नहीं था। और वुमन कहता सॉरी पिताजी, और अब से मैं अच्छे से जीऊंगा। और उसके पिताजी वापस रोने लगते, और इसी के साथ हमारा नॉर्मल हो चुका होता है। और उसके पिताजी अपने कमरे में रोते हुए कहते कि हमारा वुमन वापस पहले जैसा हो चुका है, और वो रो रहे होते हैं इमोशनल होकर। वुमन वापस रात को अपने कमरे में जाकर वो पेंटिंग देखने लगता है, और वो पेंटिंग देखते हुए जब अपनी आंखें बंद करता है तो ये वही वो सेंट होता है, वो बुढ़ा आदमी उसको दिखता है, और वो कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ बच्चे, और लगता है कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। और आगे वो कहता है कि ये टायोंग जिचाई ये एक बीमारी है, और मतलब इस बीमारी वाला जो इंसान होता है ना, उसके अंदर मार्शल आर्ट की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आग वाली एनर्जी, और इसके कारण वो अगले 7 सालों के अंदर मर जाता है, मतलब 20 साल की उम्र को वो पार नहीं कर पाते बाद में। और आगे हम देखते हैं कि वो बुढ़ा आदमी कहता है कि टयांग जिचाई ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि मैं उसको आर पार उससे बचा नहीं पाया तुम्हें। और वुमन वो देख रहा होता है, और वो कहता है आखिर ये कौन सी जगह और ये कौन इंसान है? तो बुढ़ा आदमी कहता है कैसा है और क्या वो बीमार है? और वो वुमन कहता तुम? वो बुढ़ा आदमी कहता है कि मेरी जो इच्छा थी कि मैं टयांग जिचा इसको फिक्स करूं, और इसके कारण मेरी इस इच्छा के पीछा करने के कारण मैं अपनी इमोर्टैलिटी को खो चुका था। मतलब कि अगर ये एक और स्टेप ऊपर जाता तो इमोर्टैलिटी मतलब इसकी उम्र और बढ़ जाती शायद। और वुमन कहता है कि टयांग जिचा है, और आगे वो बुढ़ा आदमी बताता कि हाँ ये एक ऐसी बीमारी का नाम है जिसमें कि तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा आग वाली एनर्जी में घिर जाती है, और एक इंसान उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा फिर कमजोर होती जाती है, और बाद में जब वो 20 साल के आसपास के होते हैं तो वो मारे जाते हैं। और वुमन कहता नहीं, और आगे वो बुढ़ा आदमी कहता कि हाँ, और ये एक बहुत ही ज्यादा ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही सैकड़ों लोगों में किसी एक को होती है, और इसलिए बहुत सारे ये इतनी रेयर बीमारी ना कि लोगों को पता भी नहीं होता है कि आखिर उनको ये बीमारी है और इसका मतलब क्या है। वुमन कहता तो वो बच्चे, तो वो बुढ़ा आदमी कहता कि हाँ, और पिछले 200 साल से मैं इस बीमारी के बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ और इन बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक की मेरी सारी मेहनत अनसक्सेसफुल रही है। और वुमन वो देखता है और वो कहता 1 मिनट, और ये तो मैं हूं नहीं? और वो बुढ़ा आदमी कहता क्या तुम देखना चाहोगे आखिर तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या है? और वुमन वो देखता और 1 मिनट, और वो बुढ़ा आदमी कहता कि हाँ ये सेलेस्टियल एंड डिवाइन स्वॉर्डमैनशिप है जो कि बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के हारमोनी में रहती है। और ये पूरा इस यूनिवर्स का भी यही लॉजिक है कि अलग अलग वो चीजें बता रहा होता है, और वो कहता है कि ये 2 अलग अलग मार्शल आर्ट है जो कि एक बॉडी के अंदर जब आ जाए तो तुम्हारी बॉडी जो कि आग से जल्दी उसको फिक्स कर सकते हैं। वुमन कहता है इसका मतलब कि 1 मिनट मेरे शरीर में भी वही बीमारी है, तो जो वो पेंटिंग थी वो मेरी बीमारी को ठीक करने के लिए बनाई गई थी क्या? तो बुढ़ा आदमी कहता है कि हाँ संग वुमन, और तुमने सक्सेसफुली अपने श्राप से निपट लिया है, और अब तुम अपने 20वें साल के बाद में भी जिंदा बच चुके हो, और कॉन्ग्रेचुलेशन, और तुम अब आगे बढ़ सकते हो। वुमन कहता मास्टर। वो बुढ़ा आदमी कहता लगता है कि हमारी रिलेशनशिप का फाइनली अब अंत आ चुका है। और आगे वो बुढ़ा आदमी उसके सामने से गायब होते हुए कहता है कि जो पवित्रता होती है उसका मतलब कि कोई एक रास्ता नहीं है, और यहाँ पर अच्छे और बुरे में तुम पवित्र नहीं बोल सकते, और इसीलिए बहुत सारे जो अलग अलग इस दुनिया में अलग अलग तरह के पवित्रता कही जाती है। और इसी तरह से वो अलग अलग चीजें बताए जा रहा होता है, और कहता है भले कोई कुछ भी कहे लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं सोचना होगा कि डाओ या कि पवित्रता एक ही चीज होती है, और तुम्हें बस अपना खुद का रास्ता ढूंढना होगा और तुम क्या करना चाहते हो। और तभी हम देखते हैं कि वुमन की जब आंखें खुलती है तो वो पेंटिंग वहां से गायब हो जाती है। वो कहता बस अभी खाली कागज बचा, और ऑफकोर्स ये कोई सपना नहीं था, और जो सेज थे उन्होंने ये पेंटिंग मेरे लिए एक कारण से बनाई थी, और उसने ये मुझे मार्शल आर्ट सिखाने के लिए और मेरी बीमारी से मुझे बचाने के लिए बनाई थी। और आगे कहता थैंक यू सो मच, और ये जिंदगी जो आपने मुझे दी है मैं इसको एकदम अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। और इसी के साथ में हम देखते कि रात को जो वुमन का वो घर होता है उसके दूसरी तरफ सामने को एक इंसान होता है, और वो शराब पीते हुए कहता है चलो, और ये देखकर अच्छा लगा कि वो अच्छे से जिंदगी जी रहा है, और ये सच में काफी ज्यादा अच्छा है।
आगे हम देखते हैं कि अगले दिन का सीन जहाँ पर कि वुमन कहता चलो और मेरी बॉडी अब पहले से काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और औसम, और आज से संग वुमन आज सारे एकदम मेहनत करेगा और अच्छी जिंदगी जिएगा। और इसी के साथ में वो कहीं नदी से बाल्टियों में पानी भरता है और भाग के आता है और कहता अमेजिंग, और मैंने एक बूंद तक नीचे नहीं गिराई। और आगे वो पोछा मारता है उस पूरी जगह में और वो पूरा साफ कर देता है और फिर सारे प्लेट्स वगैरह भी साफ कर देता है और सारी चीजें कर रहा होता है। तभी उसकी मम्मी आती है और कहती है मेरे बेटे और कितना वंडरफुल है नहीं। वुमन कहता है मॉम नहीं मदर, और आखिर आप यहाँ पर बाहर क्यों आए और ये अभी बहुत ही ज्यादा सुबह जल्दी और ठंड है तो आपको अपने रूम में वापस जाना चाहिए। उसकी मम्मी कहती कि नहीं, तुम सुबह सुबह अपने पिताजी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो और साथ ही में तुम अपनी उम्र के हिसाब से बात करने लगे और इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और थैंक यू वुमन। वुमन जब उसकी माँ के हाथ पकड़ता तो मन में सोचा कि मम्मी के हाथ क्या वो हमेशा से इतने पतले थे और इतने ठंडे। आगे कहता प्लीज और अपने रूम में वापस चले जाइए, पिताजी को चिंता होगी। तो उसकी मम्मी कहती ठीक है ठीक है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि उसकी मम्मी बेड पर सो रही होती है और कहती है कि ये देखकर अच्छा लगा कि तुम वापस पहले जैसे हो चुके हो, और अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो आखिर तुम पहले जैसे थे। और वो रोने लगती है और वुमन मन में सोचता है कि क्या मैं सच में इतना बुरा बेटा था क्या, और मुझे ऐसा लगता है मैं दुनिया का सबसे बेकार बेटा था यार। और आगे वो कहता है चलिए आप आराम कर लीजिए। और जब वो बाहर आता उसके पिताजी कहते बैठे और तुम जल्दी उठ गए। वुमन कहता पिताजी और अब से मैं आपको ये जगह चलाने में मदद करूंगा, और ये अगर कुछ भी मुश्किल काम हो तो प्लीज मुझे करने दीजिएगा। और उसके पिताजी उसको गले लगा लेते जोर से और कहते कि चलो तो कल की जो चीजें हुई थी वो सपने नहीं थे नहीं मेरे बेटे। और वुमन मन में सोचता है और वुमन कहता है प्लीज भगवान के लिए रोना बंद करो यार। और आगे उसके पिताजी कहते हैं थैंक यू सो मच वुमन, और सब कुछ ये भगवान है भगवान, और अलग अलग भगवानों का शुक्रिया बोल रहे होते। और वुमन कहता पिताजी मुझे जाने दो यार, मुझे काम करना है। लेकिन वो उनसे छूट नहीं पाता और वो कहता एक मिनट, और मैं उनकी पकड़ से छूट नहीं पा रहा हूँ। और लेकिन ऑफकोर्स और पिताजी जो कि अनलिमिटेड ताकत के साथ में पैदा हुए हो ऐसा लगता था, लेकिन यह सरप्राइजिंग चीज है किसी ऐसे के लिए जिसने आज तक मार्शल आर्ट नहीं सीखा और वो इतने ताकतवर हो। और वुमन कहता पिताजी मुझे जाने दीजिए, और मैंने कहा ना कि मुझे काम करना है। और उसके पिताजी कहते ठीक है सॉरी। और आगे हम देखते हैं कि सारी जगह साफ होती है और उसके पिताजी कहते हैं कि हमारी ईद कितनी साफ लग रही है, और जितने भी गंदे स्पॉट है उनको साफ करने में मदद करनी पड़ेगी, नहीं तुम्हारे शरीर में दर्द हो रहा होगा। वुमन कहता बिल्कुल नहीं, और थकने की जगह मुझे तो बहुत ज्यादा अभी जोशीला लग रहा है। उसके पिताजी कहते चलो तो मैं हमारे मेहमानों का यहाँ पर स्वागत करने की तैयारी करता हूँ, और चलो बाहर जाकर आराम से मजे करना और जो चाहो वो करना। वुमन कहता जो चाहो वो, और इसी के साथ में वो कहीं पर जाता है और वही उस पत्थर के वहां पर जाता है। वो कहता है ये यहीं पर है, और उन बुढ़े आदमी मास्टर के वो फुटप्रिंट्स अभी भी क्लियरली है। और ये अनबिलीवेबल है कि आखिर एक इंसान वो इतने अपने पत्थरों के अंदर अपने पैरों के निशान कैसे छोड़ सकता है नहीं। और यहाँ तक कि उसने इसको एक डिवाइन और इथर्नल मूवमेंट कहा था नहीं, और चलो इसको ट्राई करते हैं। और इसी के साथ में वो अलग अलग जगह पर पैर रख रहा होता है और कहता नहीं इसके बाद में ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे करते वो नीचे गिर जाता है। और वो कहता नहीं ये इतना भी आसान नहीं है, और मार्शल आर्ट की मूवमेंट सीखना इतना आसान नहीं है यार। और वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन आगे वो सोता है लेकिन भले ही कितना भी मुश्किल हो इसमें मजा आ रहा है। और जब भी वुमन को बहुत ही ज्यादा इस पेंटिंग के बारे में ऐसे बुरा लगता था कि अब वो गायब हो चुकी है, तो वो अपने मार्शल आर्ट के लेसन जो कि वो जिन वोन म्योन वो छोड़कर गया था उस पत्थर पर वो सीखता था, और कई दिनों तक वो करता रहा। और उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है सीखने के लिए, लेकिन वो कितनी भी मेहनत करता और वो कभी मार्शल आर्ट सीखा नहीं था तो उसके लिए मुश्किल ही था। और हम देखते हैं कि वो रात को एक जगह पर सो रहा होता है और कहता है कि नहीं यार, और मैं आज के दिन भी ये समझ नहीं पाया, और यहाँ तक कि ऐसे सोना भी मुझे समय की बर्बादी लग रही है। और आगे वो एकदम से बैठता और कहता हाँ सही कहा, और सेलेस्टियल एंड डिवाइन स्वॉर्डमैनशिप। और तभी वो कुछ सोच रहा होता है और अपनी आंखें खोलता है और बाहर जाते कहता चलो, और ये अच्छी चीज है कि आज मैं सो नहीं पाया, और मुझे कभी कभी उन चीजों का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए नींद ना आए तो। और उसके पिताजी कहते वुमन, और आखिर तुम इस समय कहाँ जा रहे हो। वुमन कहता है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ इसलिए मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, तो मेरी चिंता मत करना। उसके पिताजी कहते वापस तुम एनर्जी से भरे पड़े हो नहीं, और ये तो सच में जवान होना कितना अच्छा है नहीं। उसके पिताजी ऐसा बोल रहे होते। वुमन जब जा रहा था मन में सोचा एनर्जी हम, और आगे हम देखते हैं कि वो कहता है एक मिनट, क्या ये हो सकता है कि इसीलिए मैं उस मास्टर के मूवमेंट को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, और ये हमारी मसल्स की ताकत के जो फर्क है उसके कारण। और जब भी मैं उसकी मूवमेंट को मास्टर करने वाला होता तो मेरी बॉडी फॉलो ही नहीं कर पाती है। और हाँ समझ गया यही वो कारण होगा। और हम देखते हैं कि वो अपने हाथों पर खड़ा होकर कसरत कर रहा होता है, और वुमन को एक चीज तो वो समझ गया था कि अगर उसने पिछले काफी समय से अपनी मसल्स को कभी ट्रेन नहीं किया था, और इसीलिए वो उस बुढ़े आदमी की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था। और वो मुन ने अपनी सारी चीजें मार्शल आर्ट और मूवमेंट की और अपनी ताकत बढ़ाने में अब ट्रेनिंग देने लगा, और उसकी मसल्स वो बहुत ही ज्यादा तेजी से इंप्रूव होने लगी दूसरे लोगों के मुकाबले। और कुछ दिन और बीत गए इसी तरह से, और हम देखते हैं वो बहुत बड़ा पत्थर उठा रहा होता है और उसको फेंकता है और कहता है चलो, और किसने सोचा होगा कि मैं इतना ताकतवर हो सकता हूँ। और मुन ने ट्रेनिंग करके अपना स्टेमिना और ताकत बढ़ा ली होती है, और अब वो कहता है चलो एक बार वापस वही ट्राई करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो पत्थर पर जाकर वापस ट्रेनिंग करने लगता है, और वो अलग अलग मूवमेंट करते कहता चलो, और मैं और उसकी मास्टर करने वाला उसकी मूवमेंट को, और अब मैं उसकी मूवमेंट को पहले से ज्यादा फॉलो कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो सोच रहा था कि इसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा है और अपनी बॉडी को इस तरह से ट्रेन करने में बहुत मजा आ रहा है।
और इसी तरह से जब वो ऐसा कर रहा होता है, हम देखते हैं कि उसके हाथ में से जैसे कुछ काला काला निकलता है और एकदम से एक तलवार बन जाती है। और वो कहता है 1 मिनट, और आखिर ये क्या था? और तभी वो तलवार वापस गायब भी हो जाती है। और वो सोचता है 1 मिनट, ये तलवार। और वो मुन ने उस जिन म्योंग की मूवमेंट को एकदम अच्छे से परफेक्ट कर लिया था, और साथ ही में अपने वो पेंटिंग से सीखी हुई चीजें भी इस्तेमाल कर रहा था, और बिना उसने रियलाइज किए उसने एक तलवार बना ली थी। आगे वो मुन कहता कि मैं उसके तरीके का इस्तेमाल कर सकता हूँ और एक तलवार बना सकता हूँ, और इसको यर्निंग फॉर द स्वॉर्ड कहा जाता था। वो मन कहता है एक तलवार, मुझे एक तलवार चाहिए। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो उस रात का सोच रहा होता है और कहता है कि उस समय भी जब मैंने अपने हाथ में लकड़ी ली थी तो ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हमला करना पॉसिबल है, और मैं उसको तलवार जैसा समझ रहा था। और आगे वो एक टूटी हुई तलवार होती है। वो कहता है ये यहीं पर है यार। और वो जो 4 लोग थे बुरे जिनको मार दिया गया था, और उनकी ये तलवार टूट चुकी है, लेकिन ये किसी काम तो आएगी। और इसी के साथ में वो किसी लोहार के वहां पर जाता है। लोहार कहता है क्या, और तुम चाहते हो कि मैं इसके साथ में तुम्हारे लिए एक तलवार बनाऊं? तो वुमन कहता है कि क्या ये इम्पॉसिबल है? लोहार कहता है क्या तुम्हारे पिताजी को इसके बारे में पता है? और आखिर तुम एक तलवार के साथ में करना ही क्या चाहते हो? वुमन कहता ओ उसके बारे में, ये दुनिया बहुत ज्यादा डरावनी जगह है नहीं, तो मैं एक तलवार साथ में रखना चाहता था, भले वो कितनी भी बेकार क्यों ना हो। वो लोहार कहता है हाँ, और लगता है कि यहाँ तक कि आज के दिनों में तो कुत्ते और गाय भी है ना तलवारें लेकर घूमते हैं। वुमन कहता प्लीज, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और वो लोहार कहता ये बच्चा, और आखिर ये इतने पिछली बार जब मैंने देखा था उस समय से इतना कैसे बदल सकता है? और वो कहता ठीक है चलो, और भले ही टूटा हुआ है लेकिन एक बार इसको पिघलाकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और वुमन कहता है कि तो क्या मैं बाद में इससे एक तलवार खरीद पाऊंगा आपसे? तो वो लोहार कहता नहीं, ये इम्पॉसिबल है। वुमन कहता क्या, क्यों? तो वो लोहार कहता कि मैं हथियार नहीं बनाता हूँ, ना ही उनको बेचता हूँ। वुमन कहता हाँ आखिर क्यों? लोहार कहता क्योंकि जो हथियार मैं बनाऊंगा वो बहुत सारे लोगों की जानें लेंगे, और मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी चीजों के पैसे कमाओ। और वुमन कहता उसके बारे में, तो वो लोहार कहता है अगर तुम बनाना चाहते हो इन तलवारों को पिघलाकर तुम्हारे लिए एक कटोरा बना सकता हो, और अब तुम इसको यहाँ पर छोड़ के जा सकते हो। और वुमन वो सुनता और कहता ठीक है, तो उसके बदले में मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे तलवार बनाना सिखाए, और ये ठीक रहेगा ना कि अगर मैं खुद से तलवार बना लूँ? लोहार कहता क्या तुम एक तलवार बनाना चाहते हो? वुमन कहता है अगर आप मुझे सिखाने के लिए मान जाओ तो आप जो भी बोलोगे मैं वो करूंगा। लोहार कहता बिल्कुल नहीं, और आखिर में ऐसा क्यों? तो वुमन कहता प्लीज, और मैं आपसे भीख मांगता हूँ, और प्लीज, और आपको इसके कारण कोई नुकसान नहीं होगा, और यहाँ तक कि मैं मुश्किल चीजें भी करूंगा आपके लिए। और वो लोहार मन में सोता ये बच्चा पहले तो ऐसा नहीं था। और वो कहता ठीक है चलो, और तुम्हारे जिद्दी पने को देखकर पता चलता है कि तुम अपने पिता के जैसे हो, ठीक है? और अगर तुम जितने भी ये लोहे की चीजें यहाँ पर पड़ी है ये आज के दिन में वेयर हाउस में पहुंचा दोगे, और अगर तुम सक्सेसफुल रहे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वुमन कहता कि ये तो लोहे की ईंटें है राइट? तो वो सामने वाला बंदा कहता कि हाँ, और ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा तुम्हारे जैसे किसी के लिए एक ईंट को भी उठाना। और हम 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहां पर कि वुमन आते हुए कहता कि मैंने उन सबको मूव कर दिया, और प्लीज अब मुझे सिखाओ। और वो लोहार कहता क्या, और इम्पॉसिबल, और वो इतने ज्यादा भारी थे और तुमने इतने कम समय में कैसे कर लिया? वुमन कहता तुम अपना वादा तो नहीं तोड़ने वाला राइट? तो वो लोहार कहता ठीक है चलो, वादा तो वादा है और मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वुमन कहता वाह थैंक यू। आगे वो लोहार कहता कि मिन सियोंग जरा यहाँ पर आना। तो उसका बेटा कहता कि 1 मिनट, और मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं बहुत बिजी, और क्या है? तो वो लोहार कहता है वुमन को है ना यहाँ पर बेलोस के साथ में काम कैसे करते हैं वो सिखाओ। तो बच्चे कहते क्या, और मैं इस बेवकूफ को बेलोस से हवा कैसे लगाते वो सिखाओ, क्यों? और वुमन मन में सोता हाँ बेवकूफ बोल रहा है मुझे। और वो लोहार कहता तुम बेवकूफ और वो तुमसे ज्यादा उम्र का है, और जरा तमीज से और जरा ठीक से उसको सिखाओ, और तुम्हारे पिताजी ने उससे वादा किया है तो जरा मुझे उसका वादा पूरा करने में मदद करो। तो बच्चा कहता अरे यार बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है। वो मन कहता कि मैं भी तुमसे सीखने में इतना दिलचस्प नहीं, लेकिन मुझे सिखाओ। और वो बच्चा कहता ठीक है चलो, और आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अचानक से लंबे हो गए हो, चलो मुझे फॉलो करो कुछ भी हो। और आगे वो कहता कि ये तलवार बनाना इतना आसान नहीं है, और यहाँ तक कि सीखे हुए जो लोहार होते हैं हमारे जैसे उनको भी कम से कम आधा साल लग जाता है ऐसे हवा देने में। और आगे हम देखते हैं कि वुमन वहां पर बोल रहा था और कहता तो तुम यहाँ पर इस हवा से बाद में इस आग को ज्यादा जलाते हो। और वो मन में सोचता है कि जब हवा वहां पर आग से मिलती तो आग तेजी से जलती, और ऐसा लग रहा है जैसे कि उस पेंटिंग के अंदर भी मुझे ऐसा ही लग रहा था। और एक तलवार बनाने के लिए मुझे एक हवा और आग दोनों को ही कंट्रोल करना होगा, और ये इतना आसान नहीं लग रहा है। और वो बच्चा मन में सोता है 1 मिनट, वो इतना ज्यादा अच्छा कैसे इसमें यार, और वो बंदा जो कि इतना इडियट हुआ करता था स्मार्ट कैसे हो गया? आगे कहता ठीक है चलो यहाँ का काम हो गया, और मैं बहुत ज्यादा बिजी, और मैं वैसे भी तुम्हारे साथ में ज्यादा समय नहीं बिताना चाहता था, और अब अगली चीज में चलते और आगे का काम शुरू करते। वो मन कहता क्या, और हम लोग ऑलरेडी अगले स्टेज पर जा रहे। और आगे वो बंदा कहता कि हाँ, और इसको फोर्जिंग कहा जाता है, और तुम ताकत से मार रहे हो, तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए, और ना ही तुम्हें जोर से मारना है ना ही धीरे, और तुम्हारे जैसे किसी के लिए तो ये 10 बार करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। वुमन मन में सोचा कि कमजोर स्ट्राइक किसी काम की नहीं रहेगी, लेकिन ताकतवर मारूंगा तो इसका शेप बिगड़ जाएगा तलवार का, और सच में इससे तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ऐसा करने से। वुमन कहता मैं ट्राई करना चाहता हूँ। वो बच्चा कहता हाँ, और चलो तो तुम भी ऐसे ही एक चीज ले लो और मेरे तरह ये शुरू करो। और वो कहता है कि तुम्हारी ब्रेथिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
और साथ में यहाँ पर इस पर कंट्रोल रखना। और मन में सोचा चलो देखते हैं आखिर वो 30 मिनट तक भी ये कर पाता है कि नहीं। और हम देखते हैं कि वुमन जब वो कर रहा होता है तो बच्चा को देखते तो वो इतना अच्छे से कैसे कर रहा है यार, और वो इतना अच्छे से कर रहा है और उसका पसीना तक नहीं बह रहा है, और आखिर ये कैसे हो गया। और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ये काम करने के लिए पैदा हुआ हो यार। और आगे वो बच्चा कहता ठीक है चलो और आज का काम हो गया। वुमन कहता क्या मैं इतना अच्छा नहीं हूँ क्या इसमें। तो बच्चा कहता बिल्कुल तुम बहुत ज्यादा बेकार हो, बहुत बेकार, किसी काम के नहीं। वुमन कहता मैं माफी चाहता हूँ और प्लीज मैं अगली बार अच्छा काम करूंगा। तो बच्चा कहता हाँ ठीक है चलो और ये काम करना बंद करो, और ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है तो ध्यान से देखना। और इसी तरह से बहुत समय जाता रहता है। और वो बच्चा कहता कि अरे यार ये बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, और वो सारी चीजें अच्छे से कर रहा है। वुमन कहता क्या है ठीक तरीके से कर रहा हूँ। वो बच्चा कहता हाँ हाँ ये सारी चीजें सही है बस। वुमन कहता क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो। और वो लोहार मन में सोचा आखिर वो इतनी मुश्किल चीजें इतने कम समय में कैसे सीख गया। और ये ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है जैसे कि वो तलवार से बात कर रहा हो उससे बनाते समय। और नहीं ये बात नहीं है, और ये ऑलमोस्ट ऐसा है जैसे कि वो तलवार बना भी रहा है लेकिन अपने आप को तलवारबाजी में भी डाल कर रख रहा है, और वो मुस्कुराते हुए तलवार बना रहा है। और आखिर ये ऐसी चीज हो ही कैसे सकती है, और वो इस चीज में इतना मजा कैसे पा रहा है। और इतने सालों से जब मैं लोहार के रूप में काम कर रहा था तो क्या मेरे चेहरे पर कभी भी ऐसा इतना एंजॉय करते हुए दिखा था क्या। और आगे वो लोहार कहता रुक जाओ। वो बच्चा कहता पिताजी। वुमन कहता क्या। और वो बच्चा कहता कि उसने मुझसे कहा था कि मैं जल्दी करूँ और इसलिए मैं अब उसको वेल्डिंग सिखा रहा हूँ। तो वो लोहार कहता कि ठीक है चलो और आगे की चीज़ अब मैं सिखाऊंगा। और आगे वुमन कहता आप डायरेक्टली और थैंक यू, और वो खुशी खुशी हंस रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि जब वो लोहार काम कर रहा होता है वुमन देखते हो कहता ये अलग है, और उसकी मूवमेंट उस बच्चे से काफी ज्यादा अलग है। और भले ही वो मुझे सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर रहा उस बच्चे की तरह, लेकिन मैं बस उसको देख कर ही बहुत सारी चीजें सीख सकता हूँ। और जिस तरह से वो आग को हैंडल करता है, और जब वो हथौड़ा मार रहा है ना ही कमजोर ना ही ज्यादा ताकतवर है, और ये सारी चीजें इक्वल है और उनके बीच में दूरी भी इक्वल है। और बस उसको देख कर ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक स्वॉर्ड फाइट देख रहा हूँ। और आगे वो लोहार कहता कैसा रहेगा, तो क्या तुम ये कर सकते हो। वो मन कहता हाँ मुझे ट्राई करना चाहिए। और हम 4 दिन बाद का सीन देखते हैं जब वो बच्चा बोल रहा था पिताजी और क्या हम आज के दिन भी आराम नहीं कर सकते क्या, और ये बहुत ज्यादा थकाने वाला है जब से हमने उस वुमन को सिखाना शुरू किया है। उसके पिताजी कहते चिंता मत करो और वुमन अब वो जल्दी अपनी तलवार बना लेगा। वो बच्चा कहता नामुमकिन, और आखिर वो इडियट जल्दी तलवार कैसे बना सकता है, और भले वो करेगा तो उसको कम से कम 10 साल लगेंगे, और आखिर इतनी जल्दी कैसे। पिताजी आप ज्यादा ही मजाक कर रहे हो। और हम देखते कहीं पर वुमन बोलता बन गई तलवार। और वो बच्चा कहता क्या। वो मन कहता फाइनली मैंने तलवार बनाई दी, और वो भी अपनी खुद की ताकत से। वो बच्चा कहता नहीं, और ये तो इम्पॉसिबल है, बस 4 दिनों में कैसे कर लिया। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली ऐसे वीडियोस लाता हूँ।